लकी बिस्ट। Lucky Best. Lucky Best. NSG Commando, Sniper. आपने एक बयान में बोला था कि वो जेल में रोते थे। वो पकड़ पकड़ के लोगों को अपनी कहानियां बताते थे। अब वो जिसको सुना रहे थे उसने कहा यार ये तू अपनी कहानियां मुझे मत बता, है ना। उनकी बात जब सुनेंगे आप पॉडकास्ट पे तो वो जो भी बात बताते हैं उनकी हर बात को आप 10 से डिवाइड कर देंगे। पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाने के लिए आपने जेल से आप भागे थे। मेरे साथ कुछ ना तालिबानी टेररिस्ट थे, तो ऐसे ही जेल में हम बैठे रहते थे, अखबार वगैरह पढ़ते थे आपस में मिलके। अफगानिस्तान जब आप पहुंचे थे क्या माहौल था उधर? तालिबान भी कुछ है नहीं, वो जब हथियार लेके चलें तो वो तालिबान है, वैसे वो आपको लगेगा कि ये तो गांव के साधारण लोग हैं। एक पब्लिक जगह में से अस्थियां निकालना ये तो थोड़ा सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है बाद में तो चोरी करनी पड़ी रात को। कि सरकार अगर इनको फांसी नहीं देगी तो मुझे बता दे, मैं दे दूंगा। जो अफजल हैं उनको जो फांसी दी गई है हाँ। वो जल्लाद ने नहीं दी है अभी भी। जेल में मोबाइल फोन ये सब कॉमन है। वार्ड के ही एक बंदे ने जज के सामने सिम रख दी है और कहा है कि जेल में मोबाइल चल रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट बहुत होता है बच्चों के साथ। जो थोड़े बदमाश टाइप के हैं वो थोड़े जो नए आ जाते हैं उनके साथ करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा अत्याचार करते हैं, कैदी को मारते पीटते हैं। देखो जेल जो है एक अलग दुनिया है। आपकी क्या ओपिनियन है फूलन देवी के बारे में? तो जो कुसमा 9 थी उसने जो है फूलन के कपड़े वगैरह फाड़ दिए और कपड़े वगैरह फाड़ के उसकी बेइज्जती वगैरह करी, पिटाई वगैरह करी। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसके साथ रेप भी किया हो, जो कि बिल्कुल गलत है। जब उनकी हत्या हुई तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास थी। तो ऐसा कौन सी जादू की छड़ी मिली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद कि भाई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो। ये भीमई कांड में जिन लोगों को मारा गया वो लोग डाकू थे, वो लोग बलात्कारी थे जिन्होंने फूलन के साथ गलत किया। ये तो झूठ है। कोई दुनिया में ये साबित कर दे कि मरने वाले जो है सिर्फ ठाकुर हैं तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सो वेलकम बैक टू द प्रतीक शो, जहां पे मैं आपके लिए अमेजिंग पॉडकास्ट लाता रहता हूं। आज का पॉडकास्ट भी बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा एपिसोड जहां पे आप एक स्पेशल कैरेक्टर से मिलने वाले हो जिनको कुछ लोग हीरो का दर्जा देते हैं और कुछ लोग उनको विलेन मानते हैं, क्योंकि उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी के सुपर हीरो से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं शेर सिंह राणा जी की, जो जेल से भागकर अफगानिस्तान महाराज पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने चले गए थे, जिनका नाम फूलन देवी के साथ भी जोड़ा जाता है, जो कई साल जेल में बिता चुके हैं और कई मशहूर लोग उनके आसपास थे जेल में उस वक्त, जैसे कि अफजल गुरु, जैसे कि सहारा के चेयरमैन सुब्रतो रॉय और ना जाने कितने इस देश के मशहूर लोग। तो आपको इस पॉडकास्ट से सुनने को मिलेंगी कुछ जेल की इंटरेस्टिंग कहानियां, कुछ फैक्ट्स, कुछ इनसाइट्स जो आपको नहीं पता। कुछ ऐसे खुलासे भी हमने करे हैं इस पॉडकास्ट में जिनको आप जानोगे, समझोगे तो आपको जेल की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था के बारे में पता चल पाएगा। हमने बात करी है उनकी मशहूर कहानियों पे चर्चा करी है, कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां निकाली हैं जो अभी तक आपने नहीं सुनी होंगी। तो इस पॉडकास्ट का मजा लीजिए, अनसुनी कहानी को सुनिए, कुछ इंसाइटफुल सीखने की कोशिश करिए और उनकी लाइफ जर्नी को सुनते हैं इस पॉडकास्ट में। तो मैं मिलता हूं सीधे आपको पॉडकास्ट में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये पॉडकास्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, टीम का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं चाहता हूं आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। And you are watching the Prateek Show. You are watching the Sher Singh Rana. जो फूलन देवी थी उनको बैंडेड क्वीन का खिताब दिया गया था। आपको उनसे क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि दैट आपको लगा कि ये इंसान सही नहीं है, ये गलत है? आपकी क्या ओपिनियन है फूलन देवी के बारे में एज ए कैरेक्टर, क्योंकि उनके ऊपर फिल्म बनी है अभी? देखिए उनके जीवन से 4 या 5 चीज़ें हम जोड़ के चलते हैं फूलन से, जिससे कि उनका इतना प्रसिद्धि मिली या उनके जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं, शो की जाती हैं, वो क्या है। पहला है कि छोटी उम्र में शादी हुई एक अधेड़ व्यक्ति के साथ। दूसरा है कि भाई उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तीसरा है कि उनको डाकू उठा कर ले गए। चौथा है कि
डाकुओं ने या उनके साथ मतलब गलत रेप वगैरह हुआ। और पांचवा है कि उन्होंने भिमई में हत्याकांड किया अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए। हाँ। और जिसके कारण उनकी एक हीरोइक इमेज जो है वो प्रस्तुत की गई बैंडिट क्वीन के माध्यम से। तो ये जो 5 चीजें हैं, हम इन, या फिर उसके बाद जब वो फिर जेल से रिलीज हो गई तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, हाँ। है ना। तो ये 5-6 इश्यूज हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई। तो आरोप लगा देते हैं जो है ठाकुरों के ऊपर। तो शादी उनकी किस लिए हुई? शादी किसने की? उनके माता पिता ने की। तो इसमें किसी अन्य समाज का या किसी अन्य व्यक्ति का तो कोई उसमें रोल ही नहीं है। शादी उनकी छोटी उम्र में 14 साल में हुई और वो उनके माता पिता ने की। और जो 14 साल में शादी हुई, ये कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं है, क्योंकि आज से 50 साल पहले या 80 साल पहले, 70 साल पहले अगर हमारी जो ग्रैंड मदर थी या उनकी जो पीछे के लोग थे, सभी लोगों की शादियां छोटी उम्र में ही होती थी। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा आपकी ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड मदर की शादी कब हुई, तो मुझे लगता है आप भी बताओगे भाई 15 साल में, 16 साल में, 14 साल में। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ थी। सेकंड थिंग है कि उनके ज़मीन पर जो है, अच्छा उनका रिश्ता उससे नहीं जमा, तो इसमें भी किसी दूसरे का तो कोई वो नहीं है रोल। उनकी ज़मीन पर कब्जे वाली बात बोलते हैं एक सहानुभूति के लिए। भाई ज़मीन पर कब्जा किया उनके सगे चाचा के लड़के ने, उसका नाम है मैयादीन। अब जब बाय नेम हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो तो चेकआउट हो सकती है। बिल्कुल। कोई और तो कोई व्यक्ति का या किसी दूसरे समाज का इसमें कोई रोल ही नहीं है। उनका ज़मीन का जो इशू था वो अपने फैमिली डिस्प्यूट था उनका। तो उस फैमिली डिस्प्यूट में ही वो फर्स्ट टाइम जेल गई। और जो डाकू उनको घर से लेकर गया उसका नाम है विक्रम मल्ला। विक्रम मल्ला। वो उनकी कास्ट का था और उनका रिलेटिव था। उनका जो है वो ये जो मैयादीन है जो कि फूलन के चाचा का लड़का है, मैयादीन का जो है मामा था, तो उसका भी मामा लगा, है ना, उसका भी वो रिश्तेदारी। हाँ रिश्तेदार लगा। तो फूलन को जो है विक्रम मल्ला उनकी माँ से ये बोल के ले गया कि फूलन मेरी है, मैं इसको अपने साथ रखूंगा, इससे शादी करूंगा। तो क्योंकि उसने भाई वो घूमते रहते थे डाकू, उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये हमारे अंदर हमारे डाकुओं के साथ रह सकती है या इस तरह का लाइफ में इसकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि वो उस तरह की नेचर की रही होगी। ठीक है। तभी वो अपने साथ लेकर गए। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई जुल्म हो रहा था या कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। वो उनके साथ, क्योंकि जमीनी विवाद में वो विक्रम मल्ला के गिरोह के साथ ही अरेस्ट हुई थी। तो जब जेल से छूटकर आई फूलन, तो और वो केस किसने रजिस्टर्ड कराया था? इनके सगे चाचा के लड़के ने। अच्छा। तो फर्स्ट जो एफआईआर हुई है फूलन के खिलाफ, वो उनके पारिवारिक विवाद में ही हुई है। अच्छा। हाँ, क्या हुआ कि विक्रम मल्ला ने डकैती मारी थी, तो उसमें ये शो किया गया कि भाई इसने डकैती मारी यहाँ पे, और वो रिपोर्ट इसके चाचा के लड़के ने दर्ज कराई, उसी केस में ही गया। तो वो फैमिली डिस्प्यूट था। अब विक्रम मल्ला इनको लेके चला गया, तो जब लेके चला गया तो तब उनकी डाकू वाली लाइफ स्टार्ट हो गई। ओके। इससे पहले की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इनके फैमिली प्रॉब्लम्स। हाँ, क्योंकि लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फूलन के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ इसलिए वो डाकू बन गई। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो भी हुआ है कि छोटी उम्र में शादी या जमीन पर कब्जा, वो इनके फैमिली प्रॉब्लम्स थी। वो इनकी फैमिली प्रॉब्लम थी, अलग हाँ, है ना। जैसे कई डाकू, जैसे पान सिंह तोमर हैं, हाँ। वो डाकू बने, हाँ। तो वो इसलिए बने कि उनके परिवार में कई लोगों की हत्या कर दी गई, उनको बड़ी, उनके ज़मीन को डिस्प्यूट था तो उसमें हत्या हो गई, तो उसका बदला लेने के लिए वो चले गए, है ना। लेकिन इनके साथ जो इशू थे वो इनके पारिवारिक इशू थे, किसी की हत्या नहीं हुई, बट ज़मीन का डिस्प्यूट चाचा के साथ था, है ना। तो वो जब डाकू गिरोह में चली गई तो डाकू वाली लाइफ स्टार्ट हो गई। अब वहाँ पे क्या हुआ, डाकू गिरोह जो है अधिकतर जो महिलाओं को अपने साथ रखते थे, उनका मकसद ये होता था कि भाई एक तो ये खाना बनाने में हमारी हेल्प करेंगी, क्योंकि वो लोग जंगलों में घूमते रहते थे। ये सिर्फ आप फिल्मों में ही देखते हैं कि डाकू जो है वो घोड़े पे आ रहे हैं,
हाँ, हाँ, रियल लाइफ में जो डाकू हैं वो बेचारे बीहड़ों में घूमते हैं पैदल। पैदल। हाँ, अगर आप चंबल वाले या जिस एरिया में ये गैंग चलते थे, फूलन और ये जितने भी गैंग थे, वहाँ पे घोड़े चलाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे हैं, यूं ऐसे करके, हाँ, है ना। क्लियर सरफेस नहीं। हाँ, प्लेन सरफेस वाले एरिया नहीं है, हम्म, वो इस तरीके के हैं है ना। तो जंगलों में ये लोग घूमते थे। तो लेकिन फिल्में देख के लोग सोचते हैं कि डाकू जो है घोड़ों पे घूमते हैं। हाँ, तो ऐसी फिल्में जो है लोगों का माइंड सेट कर देती हैं, जो कि अनप्रैक्टिकल होता है, गलत होता है। वो इमेज वैसी बन जाती है। हाँ, तो वो फूलन की भी यही इमेज बनी जी, बड़ा अत्याचार हुआ और फिर वो डाकू बन बनी। गई। तो अब जब डाकू गिरोह में शामिल हो गई, तो जो जिस गिरोह में थी उसका जो सरदार था वो था बाबू गुजर। अच्छा। तो बाबू गुजर ने इनके साथ गलत, मतलब गलत इन द सेंस कि भाई वो तो करते ही थे, जब महिला रखते ही थे इस लिए गिरोह में, मतलब उसके साथ सोने की इच्छा करी होगी या जबरदस्ती कर रहा होगा सोने के लिए। तो जो विक्रम मल्ला था, क्योंकि वो उसको एक तरीके से शादी कर ली थी, मतलब तो उसने उसको गोली मार दी, सरदार बाबू को, गुजर को। सरदार को। हाँ, अच्छा। जो उनका लीडर था, बाबू गुजर। तो जब बाबू गुजर को गोली मार दी तो गैंग जो है वो दो फाड़ हो गया। अच्छा। कुछ बाबू गुजर के सपोर्ट में आ गए, कुछ लोग विक्रम मल्ला के सपोर्ट में आ गए। तो दो भाई थे, श्री राम और लाला राम, जो कि ठाकुर थे। तो वो जो है बाबू गुजर के सपोर्ट में आए, बट उस समय वो वहां मौजूद नहीं थे। अच्छा। वो बाद में आए वहां पे, मतलब वो शायद जेल में थे या कहाँ थे, मतलब छूट के आए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक महिला के लिए अपने लीडर को गोली मार दी, सरदार को गोली मार दी, तो हम जो है इसका बदला लेंगे और ये ठीक नहीं हुआ। इससे डाकू गिरोह में जो है गलत संदेश जाएगा, क्योंकि शायद उनका कल्चर होगा डाकू गिरोह का कि भाई सरदार जो है, जो गैंग में महिला है उसके साथ हम बिस्तर हो सकता है, जो भी उनका वो होगा। तो इन्होंने जो है विक्रम मल्ला और फूलन वगैरह को पकड़ लिया। अच्छा। जब पकड़ लिया तो विक्रम मल्ला को इन्होंने गोली मार दी, और जो फूलन थी, इनके श्रीराम लाला राम के साथ एक महिला डकैत इनके साथ भी थी। अच्छा। उनका नाम था कुसमा नाइन। उस्मा नाइन। हाँ, तो जो कुसमा नाइन थी उसने जो है फूलन के कपड़े वगैरह फाड़ दिए, और कपड़े वगैरह फाड़ के उसकी बेइज्जती वगैरह करी, पिटाई वगैरह करी, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसके साथ रेप भी किया हो, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी की महिला के साथ जो है कोई उनका अपमान करे या किसी भी तरह से प्रताड़ित करे तो वो गलत ही है, और गलत जो है वो गलत ही रहता है। श्री राम लाला राम या कुसमा नाइन ने अगर ऐसा किया, क्योंकि ये सुनी हुई बातें हैं, बिल्कुल, बट किया तो ये बहुत गलत है। लेकिन ये हुआ जंगल में, और डाकुओं की आपसी रंजिश में डाकुओं ने किया। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद होता है बेहमई कांड। हाँ। बेहमई कांड में 20 लोगों की हत्या की फूलन के गिरोह ने। अब लोगों को कंफ्यूजन ये रहती है कि बेहमई कांड में जिन लोगों को मारा गया वो लोग डाकू थे, वो लोग बलात्कारी थे जिन्होंने फूलन के साथ गलत किया। क्योंकि वो जो फिल्म बनी बैंडिट क्वीन शेखर कपूर जी द्वारा, उसमें ऐसे ट्विस्ट करके दिखाया गया कि ये शायद वही लोग हैं। हाँ। बट रियलिटी क्या है, वो ये है कि ये जो 20 लोग मरे हैं, हाँ। ये ना तो कोई डाकू थे, अच्छा। ना ही इनका फूलन से कोई लेना देना था। ये सारे लोग बेकसूर लोग थे, गांव के लोग थे, बेहमई गांव के, और किसान थे और या तो मजदूर थे। तो उनको क्यों मार दिया था? हाँ, इसलिए मारा गया कि उनको ऐसा शक था कि भाई एक तो ये गांव वाले हमारी मुखबरी करते हैं पुलिस से, दूसरा ये था कि ये जो गिरोह है श्रीराम लाला राम का, इनको जो है ये जो है हेल्प करते हैं कि भाई खाना दे देते हैं या जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो दे देते हैं। तो इस लेकिन उसको शो इस तरीके गया कि भाई इन्होंने जो है उसके साथ गलत किया था। जबकि सच्चाई है कि एक तो ये दिखाते हैं कि भाई सभी लोग ठाकुर थे, तो यही झूठ है सबसे बड़ा। तो ये बोलते हैं ना, अगर आप अभी गूगल पे देखोगे तो ये लिखा आएगा, फूलन ने अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के बेहमई हत्याकांड में मार दिया। तो ये तो झूठ है,
कोई दुनिया में ये साबित कर दे कि मरने वाले जो है सिर्फ ठाकुर हैं, तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। और ये मैंने पहले भी कई बार चैलेंज किया है, आज तक तो कोई इस चैलेंज को स्वीकार करके कोई 1 करोड़ लेने आया नहीं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो सच है। दूसरा, मैंने ये भी चैलेंज किया कि कोई ये साबित कर दे कि भेमई कांड में फूलन के द्वारा मारे गए जो लोग हैं वो डाकू हैं या बलात्कारी हैं, कोई ये साबित कर दे। वो सभी लोग इनोसेंट लोग थे। मरने वालों में दलित भी था, पिछड़ा भी था, मुस्लिम भी था। मैं नाम बता देता हूँ। जो दलित समाज से है उसका नाम है राम अवतार कठेरिया। अच्छा। जो पिछड़े समाज से है उसका नाम है तुलसी राम मौर्य। और जो मुस्लिम है उनका नाम है नज़ीर खान, है ना। तो इसलिए सभी लोगों को मारा गया और ये एक इस तरीके से और इन शो लोगों किया का गया। और इन लोगों का सर कोई वास्ता नहीं था उस गैंग से या बिल्कुल नहीं डाकू था। गैंग से कुछ। जैसे आपको बड़ा अचंबा लग रहा है हम्म, कि यार ऐसे कोई किसी को क्यों मार देगा। हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ कि अच्छा, इसके बाद ही ये जो भेमई कांड हुआ है, हाँ, भेमई कांड के 1 साल के बाद एक अस्ता कांड हुआ, अच्छा, है ना। उसका जैसे ये भेमई कांड है, हाँ। ऐसे ही एक है अस्ता कांड। भेमई कांड को एक्चुअली काफी फेम मिली, बहुत फेम ज्यादा, मिल गया। बहुत फेम मिल गया। फेम इसलिए मिल गया क्योंकि जो फिल्म मेकर है, हाँ, फिल्म मेकर अपनी स्टोरी में क्या दिखाना चाहते हैं कि एक महिला, पिछड़ी महिला के ऊपर जो है अत्याचार हुआ और सामने ठाकुरों को दिखाना अनिवार्य है फिल्म के अंदर। और ठाकुरों की हत्या को उसने फिर जस्टिफाई कर दिया, है ना, जबकि वो सब बेगुनाह थे मरने वाले। अब दूसरा जो अस्ता कांड है जो कि 1 साल के बाद ही हुआ, अस्ता कांड में कुसुमा नाइन ने लोगों को मारा। वो भी लेडी डकैत थी, वो भी दलित थी, बल्कि फूलन दलित नहीं है, फूलन पिछड़े समाज की है और ये दलित समाज की थी कुसुमा नाइन। कुसुमा नाइन ने भी 14 लोगों की हत्या करी, सामूहिक हत्या। अच्छा। 2 लोगों को अंधा कर दिया। तो मरने वालों में जो है वो निषाद समाज के लोग थे, जिससे अच्छा। फूलन देवी बिलोंग करती है। अच्छा। तो अब आप ये कहोगे कि भाई क्या कुसुमा नाइन के साथ भी निषाद भाइयों ने बलात्कार किया था? भाई अगर आप ये सोच रहे हो, आपके दर्शकों के दिमाग में ये बात आ रही है कि कोई महिला किसी को ऐसे ही क्यों मार सकती है, क्यों मार सकती है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिर कुसुमा नाइन 14 निषाद भाइयों को, मल्ला समाज के लोगों को क्यों मारा? क्या फिर हम ये मान लें कि मल्ला समाज के जो वो 14 लोग थे उन्होंने भी कुसुमा नाइन के साथ बलात्कार किया था? क्योंकि आपका अगर ये मानना है कि कोई महिला क्यों बेगुनाह लोगों को मार देगी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुसुमा नाइन ने भी बेगुनाह मल्ला समाज के भाइयों को अस्ता कांड में मारा था, जैसे फूलन ने बेगुनाह ठाकुरों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिम को भेमई कांड में मारा था। तो ये जो है नहीं, इनका मकसद ये था कि हमारा जो गैंग है उसका वर्चस्व हो, उसका नाम हो, डर हो लोगों के, डर पैदा हो लोगों में। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर 1 या 2 को मारेंगे तो उतना नाम नहीं होगा, उतना जो है हमारा डर कायम नहीं होगा चंबल के इलाके में। तो इन्होंने बड़े से बड़ा हत्याकांड करने का सोचा। जब फूलन के गिरोह ने ये भेमई कांड किया तो उसके 1 साल के बाद भाई इनका नाम हो गया खूब, तो उन्होंने भी अपना गैंग का नाम करने के लिए जो है वो मल्ला समाज के गांव में अटैक कर दिया, अस्ताकांड कर दिया। तो ये सब जो वहाँ के डाकू गिरोह थे, ये लोग प्योर डाकू थे और इनकी मेंटेलिटी डर कायम करना, वो डर कायम करके अपना जो है नाम और पैसे कमाना, ये इनका मकसद था। अगर फूलन के साथ रेप होता या अच्छा, फिल्म वालों ने अब क्योंकि भेमई कांड बहुत फेमस हो गया, अस्ता कांड उसके बाद हुआ, तो भेमई कांड जब फेमस हो गया, अब कोई भी कांड हो तो अब उस पर मान लीजिए फिल्म मेकर जब फिल्म बनाएगा तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एंगल को दिखाना चाहता है। उसके बाद 2 ऑप्शन थे, या तो वो भेमई की जो विधवा थी उनको विक्टिम बना के पेश करता, या तो वो जो मारने वाले जो फूलन थी, या तो उनको विक्टिम बना के पेश करता। दोनों में से एक को ही तो करोगे, तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है फूलन को उस चीज के लिए चुना, क्योंकि शेखर कपूर जी अमेरिकन आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। और जो अमेरिकन आइडियोलॉजी है वो क्या है
कि भारत को हर समय जातीय द्वेष में रखा जाए, यहाँ की इमेज इस तरह से क्रिएट किया जाए कि यहाँ पे दलित या पिछड़े समाज के लोगों पे बड़ा अत्याचार होता है। तो उसको ये वाली लाइन मिली, जबकि इसमें जो कई लोग जो बेमई में मरे हैं, बच्चे बच्चे हैं कई लोग। एक महिला है, उनका नाम मुन्नी देवी है। जब उनके जो हस्बैंड थे, इस बेमई कांड में उनका देहांत हुआ, तो वो खुद ही जो है 14 साल की थी, मुन्नी देवी। अच्छा, वो उनकी उस समय उम्र 14 साल थी। 14 साल थी। अब आप बताओ कि उनका कितना बड़ा त्याग है। 14 साल की थी, उनका पति बेमई कांड में फूलन के द्वारा मारा गया, जो कि बेचारा बच्चा था और खेती करता था गांव में। अब वो अपने घर पर थी, अपने मायके में, जब ये हत्या की गई। तो उनके घर वालों ने उसको ससुराल भेज दिया और अपने पति के साथ एक भी दिन नहीं गुजारने के बाद भी वो अपना पूरा जीवन जो है एक विडो के रूप में उस अपने पति के नाम पे उन्होंने गुजार दिया। आज 45 साल हो गए। आज उनकी उम्र भी जो है करीब 60 साल की हो गई है। और आप सोचो, इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है? एक लड़की जिसने अपने पति का मतलब चेहरा भी ठीक से नहीं देखा है, बस शादी हुई, गौना नहीं हुआ, और जो है उसने उस पति के नाम पे, जिसको बेचारा बेगुनाह होते हुए हत्या कर दी गई, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है उनके नाम पे काट दिया। तो इस महिला का त्याग देखो। दूसरी तरफ फूलन को आप देखो। फूलन के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो उनके परिवार लोगों ने किया। तो अगर वो जब डाकू गिरोह में चली गई थी, तो अगर उन्होंने सही इलाज करना था तो पुत्तीलाल का करती, अपने माँ और वो अपने चाचा के लड़के को पीटती, अपनी जमीन वापस दिलाती। ठीक है नहीं? तो वो सब तो किया नहीं। तो अपने डाकू गिरोह में जाके अपना ज्यादा से ज्यादा डकैतियां मारी। कोई बेमई कांड जो है वो अकेला कांड नहीं है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हैं। भाई, अगर आपके साथ मान लीजिए आपको कुछ भी है कि मेरे साथ गलत हो गया, तो क्या आप लोगों के साथ गलत करने लग जाओगे? सही बात है ना? तो इसको तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तो आपके दर्शक तय करें कि भाई फूलन के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, फिर मान सिंह यादव था जिसने फूलन के साथ बेमई कांड किया था, तो अभी भी वो फरार है ना? उसके साथियों को आजीवन कारावास हुई इस बेमई कांड में। तो फूलन ने दूसरी शादी मान सिंह यादव से की ग्वालियर जेल में। नहीं, तीसरी शादी। दूसरी थी विक्रम मल्ला। पहला पुत्तीलाल, दूसरा विक्रम मल्ला, तीसरा मान सिंह यादव, चौथा उमेद सिंह। तो जब जेल से छूटकर आ गई, आपने जेल में मान सिंह यादव से शादी कर ली थी, आप जेल से छूटकर आ गई, मान सिंह यादव भी जेल से छूटकर आ गया, अब वो आपका पति है। तो आपने चौथी शादी को कर ली है। तो उन्होंने फिर चौथी शादी कर ली, उसको छोड़ दिया, और चौथी शादी करके फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गई। जब उनकी हत्या हुई तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास थी। तो ऐसा कौन सी जादू की छड़ी मिली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद कि भाई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो बन गई। जबकि फिल्म वालों ने उनको पैसे नहीं दिए थे। उसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि इन्होंने कोई पैसे वैसे दिए नहीं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जो है जनता खुद डिसाइड करेगी। ये मैंने आपको उनके जीवन से मोटी मोटी बातें बता दी। एक आपके जिंदगी से एक बहुत मतलब जो फेमस वाक्य है वो ये है कि दैट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाने के लिए आपने जेल से आप भागे थे। तो ये जेल से भागने की जो मोटिवेशन आपके अंदर आई थी, ये आई कहाँ से थी? ये उपज आपके अंदर कैसे आई कि मुझे ही ये चीज़ करनी चाहिए? क्योंकि आपके समाज से बहुत सारे लोग रहे हैं, उनके अंदर ये नहीं आई, बट आपने ऐसा कैसे सोचा कि मुझे ही ये काम करना है? देखो, ये तो होती है डेस्टिनी। ये मेरी डेस्टिनी में लिखा था। अदरवाइज तो आराम से मैं अपने शहर में रह रहा था, रुड़की, और अच्छी खासी पढ़ाई मैं कर रहा था। अच्छा बैकग्राउंड है फैमिली का। तो डेस्टिनी थी तो जेल आना पड़ गया। दूर दूर तक कभी जीवन में सोचा नहीं था कि भाई जेल जाना पड़ेगा, और जेल भी एशिया की नंबर 1 तिहाड़ जेल। जब वहाँ पहुँच गए तो फिर वहाँ जाके जानकारी मिली कि भाई अफ़गानिस्तान में हमारे
जो लास्ट सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि पर जूते चप्पल रखे जाते हैं, हाँ। उनका अपमान किया जाता है। हम्म, तो देखो खराब तो सभी को लगेगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी जो है क्षत्रिय थे इसीलिए खराब लगेगा। कोई और भी होता, मैं बहादुर शाह जफर जो हैं हाँ, उनकी मिट्टी, उनकी अस्थियां भी लेने के लिए गया था। बांग्लादेश गए थे आप। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो राजपूत थे इसीलिए मेरी फीलिंग आई। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी हमारा जिसने भी राष्ट्र के लिए कुछ किया है हम्म, और देश के लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये हमारे आइडल पुरुष रहे हैं, हम्म, महापुरुष रहे हैं, तो उनके लिए अगर उनका अपमान होता है तो वो सारे देश का ही अपमान है। हम्म, तो मेरे साथ कुछ ना तालिबानी टेररिस्ट थे, तो ऐसे ही जेल में हम बैठे रहते थे, अखबार वगैरह पढ़ते थे आपस में मिलके। तो एक दिन खबर आई कि भाई आरएसएस जो है कि हमारे देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, हाँ, तो खबर आई कि उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह किया कि भाई इनकी समाधि को अफगानिस्तान से वापस लाना चाहिए। हम्म, तो मैंने कहा देखो अब भारत सरकार इसको वापस लाएगी, अखबार में पढ़ के मैंने ऐसा बोला। हम्म, तो वो मजाक बनाने लगे, कहने लगे राणा जी कैसी बात करते हो, ये तो हम अफगानी ही हैं जो वहाँ से कुछ भी आके कर सकते हैं, हाँ, और आप तो आलू खाने वाले लोग हो, हम्म, और आपके देश में आपके देश के बस का ये काम नहीं है। हम्म, जब 800 साल से नहीं कर पाए तो अब कैसे कर लेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा चलो देश नहीं करेगा तो मैं करूँगा। तो और हंसने लगे, तो कहने लगे कि पहले आप तिहाड़ से ही जेल निकल के दिखा दो, जो आपने बिल्कुल। कहा भाई तिहाड़ से निकलना ही एक मुसीबत का मुसीबत काम है ना। तो मैंने कहा चलो तिहाड़ से भी निकलेंगे और अफगानिस्तान भी जाएंगे। तो अब क्या, जेल एक ऐसी जगह है कि आप ना ऐसे ही कुछ भी बोल के गायब नहीं हो सकते। बिल्कुल, हाँ, आपको उन्हीं लोगों के सामने रहना पड़ेगा। हाँ, और 10-10 साल रहना पड़ेगा। अब वहाँ तो हाई रिस्क प्रिजनर है, हाई सिक्योरिटी में, बिल्कुल। तो वो तो 10-10 साल 15-15 साल से बंद है, तो हर रोज आपको उनका जो है सामना करना है। तो अब जैसे ही सुबह हुई और उठे तो आ गए वो, अरे भाई राणा जी गए नहीं आप अभी तक, हम तो सोच रहे थे अफगानिस्तान तक पहुंच गए होंगे, आप तो तिहाड़ में ही बैठे हो। हाँ, तो एक के इस तरह के माइंड जो है ना, इस तरह की बातों को सुन सुन के वो बनने लगा कि भाई जाना चाहिए। और जब एक निश्चय कर लिया कि जाना है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैंने थोड़ा विचार में बनाने लगा, तो मैं रात को जब सोता था तो सोचता रहता था कैसी होगी, कहाँ होगी, अफगानिस्तान में कैसे होगा, कहाँ पे होगा। बिल्कुल। तो मेरी जो मेमोरीज हैं सोते सोते ही जो है वो उनका जो वो बना हुआ था उस तरह का जो है मेरे दिमाग में आने लगता था, जैसे कि वो अपनी कब्र में से मेरे पास सिग्नल भेज रहे हों कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर जब मैं जेल से एस्केप हुआ और फिर बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा, तो मैं 1.5 महीने तक इधर उधर ढूंढता रहा, घूमता रहा, बहुत सारी जगहों पर गया। और आप यकीन मानिए कि जब मैं गया, जो स्पॉट था वो जो देयक में था, तो वो वैसा ही था कुछ कुछ जैसा मेरे को तिहाड़ में जब मैं सोचता था भागने के लिए और वहाँ जाने के लिए, तो जैसा मेरे मेमोरीज में आता था, मतलब अच्छा। मेरे, हाँ मतलब उसमें आता था। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये ईश्वर की ही इच्छा थी, या हमारे जो पूर्वज, हम भी उन्हीं से ही वास्ता रखते हैं, तो शायद ऐसा एक बहाना बनाया हो ईश्वर ने। आप संजय गुप्ता के नाम से आपने पासपोर्ट। पासपोर्ट बनवाया था, फेक पासपोर्ट। पहले तो मुझे ये जानना है कि दैट इंडिया में आज भी ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है कि लोग फेक पासपोर्ट बनवा लेते हैं, और बहुत सारे जो एनआरआई होते हैं वो भी ये चीज़ करते हैं, राइट? पहली चीज़, मुझे मुझे आपका इस पे पर्सपेक्टिव जानना है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा आपने ऐसा क्यों करा, आपने कानून तोड़े, जो भी करे, बट एक चीज़ मुझे जानना है कि ये चीज़ इतनी ईजिली आज भी हमारे देश में हो जाती है, और अगर ये चीज़ हो जाती है तो कितना इसका मिसयूज़ हो सकता है, और कितने लोग बहुत चीज़ें गलत प्लान कर सकते हैं। इस पे क्या आपका पर्सपेक्टिव है? देखो आज के जो समय है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हाई हो चुकी है,
और जिस तरीके से पासपोर्ट डिपार्टमेंट पासपोर्ट में जैसे आपकी आंखों का वो ले रहा है ना, रेटिना का लेते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है। और मतलब अच्छा, उस समय ये सब चीजें तो थी नहीं। हाँ, ये तब नहीं था, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद आज के समय में ना बन पाए, क्योंकि जब वो आपका रेटिना का वो ले लेगा, और ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, है ना, बाय हैंड कुछ हो नहीं रहा है, तो अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे नाम से अपना बनवाने के लिए जाएंगे किसी दूसरी जगह पर, तो भले ही आपने नाम या सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स अलग नाम से बना लिए हैं, तो फिर वो बनेगा नहीं। अभी क्या हो रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअली, जैसे बांग्लादेशी बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, बट वो कैसे बनाया हुआ है कि वो उनका फर्स्ट पासपोर्ट है। अच्छा। हाँ, जैसे आप बांग्लादेश से इंडिया आए, अब तक आपका किसी भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब आपने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया, आधार कार्ड, ठीक है, या दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए, तो जब आप पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम जा रहे हो, अब आपने जिस नाम से फर्स्ट टाइम बना लिया, तो फिर दूसरा नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि एक बार तो मेरी सारी डिटेल जा चुकी है। हाँ, अब पहला बन गया, तो अब ये किसी प्रकार से पहला भी रुके, जो लोग दूसरे देश से आके गड़बड़ कर रहे हैं, इसका भी सरकार को कोई इंतजाम करना चाहिए, है ना। तो इसलिए वो जो मिसयूज आप बता रहे हैं, तो वो ऐसे मिसयूज होता है। पहले भी लोग क्या करते थे, पहले एक्चुअली 2-2 3-3 पासपोर्ट लोग बनवा लेते थे, दूसरे दूसरे नाम से भी बनवा लेते थे। वो इसलिए बनवाते थे कि जैसे आप मान लीजिए किसी कंट्री में कोई काम करने गए, अब आप अपना जो आपका वीज़ा का जो टाइम पीरियड है उसको आपने ओवरड्यू कर दिया, ठीक है ना। अब आप यूएई गए नौकरी करने 1 साल के वीज़ा पे, अब आप वहाँ 5 साल से रह रहे हो, अब आप आए, तो अब वो कंट्री आपको दोबारा वीज़ा इशू करेगी नहीं, तो इसलिए वो लोग क्या है दोबारा से पासपोर्ट बनाते थे उस समय, क्योंकि जो हमने रीज़न दिया था वो यही था, है ना। लेकिन आज के समय में वो थोड़ी मुश्किल है। जो लोग ये दूसरे कंट्रीज से बांग्लादेशी या जो आ जाते हैं यहाँ पे, इनके लिए कोई रोकथाम लगानी ज़रूरी है, क्योंकि इससे मिसयूज हो सकता है इसका। तो आप सबसे पहले जब जेल से निकले थे तो आप सबसे पहले मुरादाबाद गए, मुरादाबाद में आपने अपनी प्लानिंग करी एंड उसके बाद आप बांग्लादेश गए। मुरादाबादी दाल बड़ी फेमस है। मुरादाबादी दाल तो बड़ी फेमस है। एंड फिर आप देन आपने प्लान बनाया बांग्लादेश का, फिर बांग्लादेश से आप अफगानिस्तान पहुंचे थे। हाँ। अफगानिस्तान जब आप पहुंचे थे क्या माहौल था उधर, एंड अफगानिस्तान को उस समय आपने कैसे देखा, क्या उधर प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, बताओगे आप? देखो, बांग्लादेश से दुबई होते गया मैं। अच्छा। बांग्लादेश से तो कोई फ्लाइट नहीं थी एक्चुअली, अफगानिस्तान से सिर्फ 3 ही देशों से फ्लाइट थी। अच्छा। दिल्ली से, इस्लामाबाद से, दुबई से, दुबई से, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्री से आप हाँ, कोई अफगानिस्तान। जाना नहीं चाहता था, तो कौन अपनी एयरलाइंस भेजेगा काबुल जो है, तो सिर्फ ये 3 देशों से थी। अगर आप अमेरिकन हो, आप यूरोपियन हो, रशियन हो, चाइनीज़ हो, आपको अफगानिस्तान जाना है, तो आपको पहले या तो इस्लामाबाद आना पड़ेगा, या तो इंडिया आना पड़ेगा, या तो दिल्ली, दुबई जाना पड़ेगा, या तो दुबई, ठीक है। तो मैं भी बांग्लादेश से वाया दुबई काम एयरलाइंस से अफगानिस्तान पहुंचा। अब अफगानिस्तान जब मैं पहुंचा तो पहले दिन का ही बता दूं, क्योंकि उससे पहले मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी, हमने तो इधर के एयरपोर्ट देखे थे। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लाइट तो थी नहीं, वीकली 2 फ्लाइट्स थी सिर्फ। अच्छा। तो पूरे दिन में 1 या 2 प्लेन आते होंगे ज़्यादा, है ना। जैसे दुबई से वो 2 थी, इंडिया से भी हो सकता है हफ्ते में 1 या 2 बार जाती होगी। तो पूरा एयरपोर्ट पे मतलब खाली था वो पूरा। तो जैसे ही मैं आया, जैसे मेरे साथ 200-400 जो भी लोग गए होंगे, तो वो तुरंत सब लोग चले गए, तो थोड़ा मैं पूछताछ सी करने लगा वहाँ पे। तो 10 मिनट बाद जब मैं थोड़ा मतलब बाहर की तरफ आया तो देखा वहाँ पे टैंक खड़े हुए हैं। टैंक खड़े हुए थे? हाँ, टैंक। अच्छा। मतलब मैंने सोचा कि बाहर टैक्सी मिलेगी टैक्सी लेके कहीं जाऊंगा, किसी होटल वगैरह में रुकूंगा। मैंने सोचा जैसे भाई होता है मतलब नॉर्मली आप किसी भी देश में जाते हो जैसे हाँ, होता है। तो वहाँ पे तो टैंक खड़े हुए थे और कोई गाड़ी या टैक्सी वगैरह दिखे ना। तो मैंने सोचा यार अब क्या करूँ, फिर मैं अंदर गया वापस। जितनी देर में अंदर गया तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं। तो जो एयर हॉस्टेसेस थी 4-5 वो बैठी हुई थी एक रूम में,
तो वो लोग बातचीत कर रहे थे, तो मैं वहाँ गया, उनसे मैंने फिर जानकारी ली। अच्छा, उनको हिंदी आती नहीं थी, अच्छा। तो मतलब टूटी फूटी हिंदी में ही जो भी वो समझ पा रही थी या मैं समझा पा रहा था, तो उन्होंने फिर एक ऑफिस में वहीं पर ही मुझे भेजा कि भाई ये है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो वहाँ गया मैं, तो उसने फिर टैक्सी वगैरह का इंतज़ाम किया और रुकने का भी एक इंतज़ाम करवाया मेरा। तो फिर मैं वहाँ गया, बाहर गया वहाँ से। फिर आप उधर अपने होटल तक पहुंचे। हाँ, वो ही मेरे साथ गया। एक्चुअली वो मेरे को ठग रहा था अच्छा। लेकिन मैं ठगा नहीं गया। मैंने उससे कहा भाई मुझे जाना है कंधार, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही थी कि कंधार जाना है। तो उसने कहा ठीक है, हम टैक्सी कर देंगे। पता नहीं कितने 25,000 या कितने बताए। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे तो जाना था भाई, मुझे नॉलेज नहीं थी लेकिन उसकी फूटी किस्मत, उसने जिस होटल में मुझे रुकवाया, उस होटल में जो मतलब रेस्टोरेंट था, हाँ। वो इंडियन लोग थे अच्छा। तो उनसे मेरी बातचीत हो गई। तो उन्होंने अपने एक परिचित से बात करी, तो उन्होंने बताया कि इधर से जो काबुल बस स्टैंड है, वहाँ से बसें मिलती हैं और 200 रुपये लगते हैं। अच्छा। तो उसने मेरे से कहा था कि मैं कल आऊँगा और आपको यहाँ से लेके जाऊँगा। तो मैंने, जब इधर मेरी बात हो गई, तो मैं तुरंत शाम को ही गया, टिकट लिया और अगले दिन जो है बस से चला गया। आप बस से चले गए 200 रुपए में। हाँ, 25,000 बचा लिया। हाँ हाँ। क्या अच्छा। हुआ, जब रात को हम टिकट ले आए, हम्म। काबुल के लोग अच्छे हैं, इंडियंस को अच्छा मानते हैं। बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा। बल्कि जो मैं जब बस स्टैंड गया ना, तो जिस टैक्सी में मैं आ रहा था, मतलब जिसमें गया और उसी में मैं वापस भी आया। बेचारे ने, उसने मुझे खुद ही कहा कि मैं कल सुबह मैं ही आ जाऊंगा। उसको पता चल गया कि ये जाएंगे सुबह 4-5 बजे। वो जो है, मतलब पैसे भी बेचारा नहीं ले रहा था। वो कह रहा नहीं नहीं, आप तो हिंदुस्तानी है। काबुल के लोग इंडियंस को बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब वेलकमिंग है काफी। हाँ। लेकिन जो कंधार है, हाँ। कंधार के लोग पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा वेलकमिंग है। अच्छा। हाँ, इंडियंस को ज़्यादा वो नहीं मानते। तालिबान का वो मेन अड्डा भी है ना। मेन अड्डा है। हाँ, और कंधार के अधिकतर लोग जो है, कंधार का सिस्टम क्या है, जैसे आप हो, हाँ। आप मान लो 4 भाई हो, हाँ। तो आपका एक भाई और सबके महिला मेंबर, हाँ। मतलब सबकी बीवियां और सबके बच्चे, वो क्या करेंगे, पाकिस्तान जाके रहने लग जाएंगे। अच्छा। और 4 भाई हैं, तो उनमें से एक भाई वहाँ पे उनकी देख रेख के लिए वहाँ पे रहेगा। हाँ। 3 भाई यहाँ पे जो है तालिबान के साथ जो है युद्ध लड़ेंगे मिलके। अच्छा। मतलब तालिबानी सेना में हो जाएंगे, आप कह लो, है ना, तालिबानियों के साथ काम मतलब ये करेंगे। कंपलसरी है। हाँ, मतलब या तो फिर वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो। अब जैसे अब तो व्यापार का समय आ गया, तो कई लोग जैसे व्यापार भी करते हैं, लेकिन फीमेल जो मेंबर्स हैं अधिकतर जो है कंधार के जो है, उन्होंने वहीं पर ही रखे हुए हैं। फिर वो क्या चेंज करते रहते हैं, जैसे 1 साल से आप रह रहे हो, फिर 1 साल बाद दूसरा भाई चला जाएगा। तो आप जब उधर पहुंचे अफगानिस्तान, और आपने ये सोचा कि अब ये प्लान बनाना है और इधर से अब अस्थियों को वापस ले जाना है, तो कोई नेटवर्क पहले से था या आपने उधर सारे जाके क्रिएट करा सबसे पहले? नहीं, कोई नेटवर्क नहीं था। सारा नेटवर्क जो है ईश्वर ने वहीं पे ही तैयार करवाया। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, ऐसा है कि जब भाई मैं तो इसको डेस्टिनी मानता हूँ अपने, तो भगवान जो है वो रास्ते पे रास्ते बनाते चले गए। बस मैं तो मतलब अपना कर्म करता रहा। भाई मैं गया इत्तेफाक से, वहाँ वो इंडियन रेस्टोरेंट वाले मिल गए, तो उन्होंने वो कंधार का रास्ता दिखा दिया, भाई ऐसे ऐसे जा सकते हैं। वहाँ एक बंदा भी प्रोवाइड हो गया मुझे याद है उसका अमानुल्लाह नाम था। अच्छा। हाँ, तो फिर 3-4 दिन कंधार में ढूंढा मैंने, बट मिला नहीं कंधार में ना। पहली इन्फॉर्मेशन यही थी, जब हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था तो यही बताया गया था भाई कंधार में है। तो कंधार में नहीं मिला। फिर मैं 3-4 दिन घूमने के बाद वहाँ से वापस काबुल आ गया। फिर काबुल में खोजबीन करी, गजनी में करी, हेरात गया। हेरात तो बिल्कुल ईरान बॉर्डर पे था। तो फिर 1.5 महीना हो गया था मुझे ऐसे घूमते घूमते घूमते। अच्छा, इसमें ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि एक टारगेट आपको मिल जाए
फिर तो उस पर्टिकुलर जगह पर ही आपको जाना है। बिल्कुल अब यहाँ पे आपको एक तो सारी अननोन जगह पर जाना है, बिल्कुल, कौन सी जगह खतरनाक है कौन सी ठीक है कुछ आइडिया नहीं है कुछ आपको। भी आइडिया नहीं है। तो ये जो शुरू का 1.5 महीना था इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बट प्रॉब्लम तो खैर आगे भी हुई, लेकिन ये बड़ा झंझट का था। और मैं तो क्या है कि अपने आप को डेड बॉडी मानता था, कहीं भी चला जाता था, कहीं भी घुस जाता था। तो मुझे 1.5 महीने के बाद जो है, करीब 1.5 महीना हो गया था तब तक, तो पता चला कि भाई वहाँ हेरात में इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट था। वहाँ से पता चला कि भाई ये जो है गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई उनकी कब्र और समाधि है। समाधि है। और फिर आपने उधर से जाके वो चीज़ निकाली थी। अच्छा, एक पब्लिक जगह में से अस्थियाँ निकालना, तो ये मतलब कैसे, मतलब ये तो थोड़ा सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है कि दैट एक पब्लिक जगह है जहाँ पे आसपास लोग ही लोग हैं, चाहे रात में जाओ दिन में जाओ। हाँ देखो, वो जो स्पॉट था वो ग्रामीण एरिया का जगह थी, हाँ और क्योंकि वहाँ पे देखो एक्चुअली तालिबान भी कुछ है नहीं, वो जब हथियार लेके चलें तो वो तालिबान है, वैसे वो आपको लगेगा कि ये तो गांव के साधारण लोग हैं, अच्छा, जैसे नक्सलाइट नहीं है, हाँ हाँ, समझ गया। है ना। जब अटैक करना है तो अपना हथियार वथियार ठालिए, वरना तो अपना गांव में वरना बैठे हुए गाँव हैं। में, हाँ। तो तालिबान भी ऐसे ही अच्छा, है ना। कुछ प्रमुख जो कमांडर हैं वो तो फेमस है, जैसे कुछ नक्सलाइट तो फेमस है, बट जो सेना है वो तो वैसी है। वो वैसी है। तो वो जो एरिया था वो वैसा ही था। ये जो गजनी के पास का जो ग्रामीण एरिया है वो तालिबानी मेंटेलिटी के ही लोग उधर ज़्यादा थे। अच्छा, तो इसने जब मुझे पता चल गया तो मैंने अनेक मतलब अलग अलग तरीके अपनाए कि भाई इसको कैसे खोद के वापस ला सकते हैं। तो फेल होते रहे, लेकिन मैंने आपको अभी बातचीत में बताया था, हम एक मुट्ठी में सब्र और एक मुट्ठी में सपना रखते हैं। तो अपना सपना बरकरार रहा, तो सब्र के साथ चलो भाई आगे कामयाबी मिलेगी आगे मिलेगी, तो लगा रहा। तो फिर लास्ट में करीब 1 महीने के बाद मेरे को सफलता भी मिली, 1-1.5 महीने में। तो बाद में तो चोरी करनी पड़ी रात को। और जो आप बोल रहे हो, जब क्योंकि गांव के अंदर था, तो जब गांव पूरा सो गया तो तब मैंने रात के समय जो है उसकी खुदाई करी। और देखो जो आप बता रहे हैं स्केलेटन तो देखो मिला नहीं, लेकिन जो उनकी मिट्टी थी, जो उसका मतलब समाधि की या कब्र की जो मिट्टी थी उसकी खुदाई करी, स्केलेटन नहीं मिला। तो मिट्टी और जो दूसरा जो सामान जिससे ये समझ आता है कि ये यही जगह है, तो वो सब चीज़ मैं लेकर आया। उनकी मिट्टी का कुछ अंश मैंने गंगा जी में प्रवाहित किया खुद कलकत्ता में, और बचा हुआ जो हिस्सा था मिट्टी का और जो दूसरी चीज़ थी वो मैंने एक सामाजिक संगठन के सुपुर्द कर दिया था। अच्छा, वापिस आकर अच्छा, तो उन्होंने जो है ये मैनपुरी जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मैनपुरी, हाँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा सोशल मीडिया पे बताते हैं पिलखवा में है, बट पिलखवा में नहीं है, मैनपुरी जिले में है, बेवर में। वहाँ पे स्मारक बनाया गया और वो सारा सामान, उस मिट्टी और वो सारा सामान उसमें रखा गया। अच्छा, वो मैनपुरी में। ओके। एंड लोग एक चीज़ जोड़ते हैं कि दैट आपने ये इसलिए करा क्योंकि आप ठाकुर समाज से आते हो, इसलिए आप उनकी अस्थियों को लाने गए, बट उनको ये नहीं पता कि आप बहादुर शाह जफर की अस्थियों को लाने भी चले गए थे। हाँ बिल्कुल। जब मैं अफ़गानिस्तान से वापस आया, बांग्लादेश चला गया दोबारा, तो मैं बांग्लादेश से म्यांमार गया। और मैं गया तो था कि भाई चलो बहादुर शाह जी की भी ले आएंगे। हाँ, मेरी मेंटालिटी इसके पीछे ये थी कि भाई जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें बहादुर शाह जफर ने ही उसको लीड किया था। हाँ, तो भाई उनका भी हमारे जो इंडिपेंडेंसी है उसमें एक अहम रोल है ना। उनकी सल्तनत चली गई, चाहते तो वो अंग्रेजों से सेटिंग करके और काफ़ी और सर्वाइवल हो सकता था उनका। तो मुझे लगा कि भाई इन्होंने भी देश के लिए कुछ किया है तो इनके भी लाना चाहिए। बट मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि बड़े सम्मान के साथ उनको वहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, तो मैंने सोचा इसके साथ छेड़छाड़ करूँगा तो जो है और कोई फायदा तय नहीं। खराब हो जाएगी। हाँ, तो फिर इसलिए मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारे जैसे ऐसा है कि सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भाई ऐसा मानते हैं कि उनकी जापान के अंदर उनकी समाधि है।
तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को अगर पॉसिबिलिटी है तो वापस लानी चाहिए। उनका भी बहुत अहम रोल देश में रहा है, और वैसे तो वहाँ पर भी उनको सम्मान के साथ ही रखा हुआ है, लेकिन हर आदमी इतनी दूर जाके दर्शन नहीं कर सकता, वो प्रेरणा नहीं ले सकता उनके लाइफ से, उनके मतलब उस समाधि से। तो यहाँ हो तो और भी बेटर होता, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो सोचना चाहिए। आप जेल में आपने बहुत चीज़ें देखी भी होंगी। मेरा आपसे क्वेश्चन सिंपल और क्लियर कट है कि दैट ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला भी जाता है कि दैट अंडरवर्ल्ड आज भी जेल में थोड़ा बहुत कंट्रोल रखता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस करा, देखा? देखो, जेल मतलब जेल अथॉरिटीज के ऊपर हाँ, मतलब अंदर आज भी उसकी कुछ ना कुछ कंट्रोल रहता है। सूखा सूखा तो किसी की कुछ चलती नहीं है। सूखा सूखा मतलब है बिना पैसों के तो कोई काम होता नहीं, होता नहीं है है, ना। सिंपल। तो अंडरवर्ल्ड है, डॉन है। भाई डॉन है तो कुछ पैसे भी होंगे उसके हाँ। पास, है ना। तो अगर पैसे हैं तो पैसों से ही काम होगा। जेल अथॉरिटी में कोई काम जो है वो बदमाशी से नहीं होगा। अगर आप ये कहोगे, मतलब ये मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि किसी देश के नागरिक को ये गलत फहमी हो कि ये इतना बड़ा डॉन है और इससे डर के मारे जेल अथॉरिटी इनको कोई फैसिलिटी दे देगी, तो ऐसा नहीं है। नहीं है, वो पैसों से ही हो सकता जो भी फैसिलिटी मिलेगी तो उसमें जो है महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा है। रोल होगा। योगदान रहेगा। हाँ, बिना महात्मा गांधी जी के सहयोग के कोई फैसिलिटी, चाहे आप कितने भी बड़े डॉन हो, चाहे जो मर्जी हो, नहीं मिलेगी। ठीक, अगर ताकत के दम पे किसी को फैसिलिटी मिल सकती है जेल के अंदर तो वो है पॉलिटिशियन, क्योंकि वो आदमी उस जेल अथॉरिटी में जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्ट जो है उनकी नौकरी में प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है, उनका ट्रांसफर करा सकता है। उसके बाद पावर है। हाँ, उनके प्रमोशन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो व्यक्ति तो कुछ कर सकता है, अदरवाइज आप किसी को ये धमकी दो कि तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई मतलब उसको, भाई एक आदमी को डरा दोगे और फिर दूसरा तो नहीं डरेगा ना। हाँ, वो तो पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा प्रशासन। हाँ, और वो सिस्टम है। एक सिस्टम क्या है, सिस्टम नहीं डरता किसी से, क्योंकि सिस्टम तो सिस्टम है। सिस्टम में हर तरह का व्यक्ति है ना, सिस्टम में हमारे जैसे भी लोग हैं। भाई आप हमें डराओगे तो हम तो हंसने लग जाएंगे, ठीक है भाई, हमें पता है भाई जो होना है वो तो होना ही है। तो सिस्टम में हर तरह का व्यक्ति है। तो सिस्टम में अगर आपको मतलब अपना कुछ करना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, या फिर उसमें जो है सामने वाले को अपने महात्मा गांधी जी से उसको आप कंट्रोल करोगे। बिल्कुल। है ना? अच्छा, जैसे बोलते हैं जेल में ये एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाती हैं आपको। हाँ, आप, कोई कहता है टीवी भी होता है, कोई कहता है फोन ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं, खाना आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपके साथ ऐसे बहुत सारे फेमस लोग भी रहे हैं जो उस समय नामी ग्रामी थे और पैसों की जिन पे असीम असीम पैसा था। जैसे सारा ग्रुप के जो फाउंडर थे सुब्रतो राय। आपने देखा कि आपने ऐसा देखा हो कि इनको कोई एक्स्ट्रा सर्विस है, उनको जो चाहते हैं वो हो रहा है उनके साथ? मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई आप जो है, जो महात्मा गांधी जी की पावर है, हाँ। तो उससे आप चीजें हासिल कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें हासिल कर लो, या ऐसा भी नहीं है कि हर चेयर से हासिल कर लो। हर चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी अलग अलग है। हाँ। तो सहारा साहब को भी ऐसी चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति मिला हुआ है मेरे सामने, जिसने उनके चीज़ों को नहीं माना, है ना, और उसमें ऐसे भी थे कि भाई उन्होंने मान लिया। तो वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और देखो क्या होता है कि हर व्यवहार का व्यक्ति जेल के अंदर है। मैंने कई इंटरव्यूज में बताया, पॉडकास्ट पर, कि जेल में एक्चुअली क्या है कि 3-4 तरह के लोग होते हैं। भाई एक होता है कि जो मिशन वाले लोग हैं। तो मिशन वाले लोग क्या होता है कि जैसे टेररिस्ट हैं, तो ये लोग ज़्यादा ट्रबल मेकर नहीं होते हैं। अच्छा। मतलब ये मतलब फिर उनके पास उतने साधन भी नहीं होते हैं, मतलब पैसे या वो भी नहीं होते हैं। तो वो अपना जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपनी जेल काटते हैं, है ना। थोड़ी थोड़ी खुराफात करने की कोशिश करते हैं, वो जेल में एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेने के लिए करते ही रहते हैं लोग, लेकिन उतनी मिल नहीं पाती उनको, क्योंकि
है ना, और लेकिन वो शांत भी रहते हैं क्योंकि वो मिशन वाले लोग हैं। कोई भी मिशन हो, चाहे वो हमारे खिलाफ ही हो, लेकिन फिर भी वो ट्रबल मेकर उतने नहीं होते। नहीं होते। दूसरे लोग होते हैं जो इत्तेफाकन जेल में आ जाते हैं, है ना। तो बेचारे मान लो किसी से टक्कर लग गई गाड़ी की, अब वो किसी से भी लग सकते हैं। हाँ। आप अपने आप को कितना भी शरीफ अच्छा इंसान मानते हो, हम्म, लेकिन टक्कर तो आपकी गाड़ी की भी लग सकती है। बिल्कुल। हादसा जो है वो आपसे भी हो सकता है। राइट। आप चाहे आईएएस हैं चाहे आईपीएस हैं, भाई हादसा तो हो सकता है ना किसी से, तो हादसा हो सकता है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो भी बहुत बड़े ट्रबल मेकर नहीं होते, और वो थोड़ा जेल में कुछ जब आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर जेल में अपनी परेशानी से दूसरे की ज़्यादा परेशानी वाले लोग मिल ही जाते हैं, तो उसको लगता है यार तू तो बड़ा ठीक है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है। तो फिर वो अपना उनकी जो मेंटालिटी है वो हो जाती है कि चलो भाई ये मेरी डेस्टिनी में है, इसको मैं टाइम पास करके अपना बाहर जाऊं। और इसमें फिर तीसरी कैटेगरी है जो कि मतलब कमर्शियल मेंटालिटी के लोग हैं। मतलब वो लोग जो क्राइम करते हैं वो पैसों के लिए करते जो उसमें ही है, हैं। जो इसी चीज का ही पार्ट है, हाँ, क्रिमिनल, प्रॉपर हाँ क्रिमिनल। भाई, ये पूरा कानून सिस्टम और ये जो जेल है ये बनाया तो ऐसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए ही ना, हाँ बिल्कुल। कि भाई जो लोग समाज में दूसरे लोगों से जबरदस्ती चीज लेना चाह रहे हैं अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, बिल्कुल। है ना। तो वो चोर भी हो सकता है, वो जो है जबरदस्ती चेन स्नेचर भी हो सकता है, वो अंडरवर्ल्ड जो है डॉन दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है, वो ड्रग का स्मगलर भी हो सकता है। तो वो जो लोग हैं वो समाज के अंदर ट्रबल मेकर हैं, और जब जेल में आ जाते हैं तो वहां भी ट्रबल मेकर्स हैं, क्योंकि वो लोग उनकी भाई वो बाहर ऐसा क्यों करते हैं। भाई आप साधारण जीवन जी रहे हो, अब आपके मन में आया कि यार मेरे को तो BMW गाड़ी में घूमना है, हाँ। मर्सिडीज में घूमना है, पैसे आपके पास है नहीं, तो आपने सोचा चलो इसके लड़के का किडनैप कर लेता हूँ, इससे 10 करोड़ लूंगा। तो अब आपके मन में क्या इच्छाएं हैं कि आप अपने लाइफ को अपग्रेड कर दो, बढ़िया कपड़े हों, बढ़िया चीज़ें हों आपकी भी, है ना। अब आप पकड़े गए, इच्छाएं तो वैसी ही हैं, अब आप जेल में पहुंच गए। अब पहले अगर आपने कोई क्राइम किए हैं उससे पैसे आपके पास हैं, तो अब जेल के अंदर भी आप जो है पैसा खर्च करके अपने खाने के लिए, रहने के लिए, या जो भी सहूलियत ले सकते हो तो लेने की कोशिश करते रहोगे। इसके अलावा कुछ जो बिल्कुल हैबिचुअल क्रिमिनल है उनको अंदर से अपने गैंग चलाने हैं, तो जब गैंग चलाने हैं तो उनको अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, उनके अपने चेले चपाटे हैं, बिल्कुल। है ना, जिसको आप बोलना चाह रहे थे अभी, तो उनको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मोबाइल फ़ोन भी चलाना है। तो ये सब में खर्चा होगा, पैसे लगेंगे, और जब वो इस तरह का करेंगे, खर्चा करेंगे, तो फिर पैसे बाहर से कमाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये फिर एक सिंडिकेट का रूप ले लेता है। फिर ये अंदर से अपनी गैंग को ऑपरेट करते रहते हैं उसी चीज हाँ, को चलाए रखने के लिए। हाँ, लेकिन मजे की बात है, मैं ऐसे जितने भी भाई हैं इनके पल्ले बचता कुछ नहीं है। जेल ऑफिसर थे मेरे, एक परिचित हैं, वो अभी भी हंसते हैं, मैं वैसे उनसे बातचीत करता रहता था। वो कहते थे यार शेर सिंह, ये जितने भी हैं ना, मतलब नाम ले लेके बोलते थे, कह रहे ये जो धमकियां देते हैं बाहर या ये है, कह रहे ये पैसे अपने लिए थोड़ी ना कमाते हैं बेचारे, ये तो हमारे लिए मजदूरी कर रहे। कह रहा अब ये किसी से मान लो 20 लाख रुपए ऐंठ के लाएगा, 20 लाख में 10 लाख तो जेल पे खर्च कर देगा कि मुझे रोटी दे दो अच्छी, मेरा ये कर दो, मुझे वो कर दो, और बचे हुए पैसे जो है इससे पुलिस वाले ले लेंगे, कुछ पैसे जो है इससे वकील ले लेंगे, तो सारे पैसे इसके लगने ही हैं। तो इसके मन का वहम है कि इसने किसी से 20 लाख ले लिए, हाँ, खर्चा इसका सब यहीं हो जाना, सारा पैसा। और यही रियलिटी है, ये सच्चाई भी है। आप देख लेंगे बड़े बड़े ये जो हैं, अगर आपने मतलब ये क्रिमिनल लाइन के अंदर अगर चीज़ें बनानी है तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करेंगे, भले ही वो बिजनेस गलत भी हो, जैसे कई मान लो आप ड्रग्स बेचते हो, गलत काम है, लेकिन फिर भी आप पैसे कमा लोगे। लेकिन एक होता है कि आपने सीधा गन का यूज़ करा, ला भाई पैसे दे, ला भाई ऐसे दे, एक्सटॉर्शन किया, उससे कोई आदमी जो है पनप नहीं पाता, बिजनेस से ही पनपता है। अच्छा, जैसे आप बहुत फेमस लोगों के साथ रहे, उसमें अभी एक बहुत इंडिया के फेमस स्पाई थे, लकी बिस्ट।
जी। आपने बयान में बोला था कि वो जेल में रोते थे। देखो, मैंने एक्चुअली मेरे वर्ड्स ये नहीं थे, वो तो जिसने पॉडकास्ट लिया था उसने ये टाइटल डाल दिया था भाई, हाँ, वो जो है जेल में रोते थे। मेरे शब्द ये थे, और वो आज भी हैं, हाँ, मेरे शब्द ये थे कि उनकी आंख से आंसू निकल गए। तो रोने में और आंसू निकलने में थोड़ा अंतर है। आंसू आपके तब भी निकल जाते हैं जब मेरे निकल जाते हैं। जब मैं फिल्म देखता हूँ ना, और कोई ऐसा सीन देखता हूँ तो मेरे जिसमें थोड़ा तड़प होती है, तो मेरे आंख से आंसू निकल जाते हैं। मैं अभी रोड पर जाता हूँ, मैं कभी कभी अचानक ही जैसे कुछ ऐसा दृश्य देख लेता हूँ, कोई छोटा बच्चा है बेचारा अपना बहुत गरीबी में है, बैठा हुआ है, मेरे आंख से आंसू निकल जाते हैं धन्यवाद के। हे ईश्वर, आपका बहुत धन्यवाद, है ना। तो आंसू निकलना एक अलग चीज़ है और रोना एक अलग चीज़ है। अब क्या है कि उनके आंसू क्यों निकले? भाई वो जेल में थे। हाँ, अब जेल में थे, उनको स्टोरी सुनाने की शौक है, वो नेचर उनकी पॉडकास्ट से भी लोगों को समझ जानी चाहिए। बिल्कुल, और गुड ऑरेटर है। हाँ, तो वही नेचर उनकी जेल में भी थी, क्योंकि नेचर तो चेंज नहीं होती ना। हाँ, बिल्कुल। तो उनकी वो नेचर थी, वो पकड़ पकड़ के लोगों को अपनी बातें कहानियां बताते थे। तो अब क्या है कि जैसे हर व्यक्ति को पॉडकास्ट सुनने का शौक नहीं होता, हाँ, तो ऐसे ही जेल में भी कुछ लोग होते हैं जिनको कहानियां सुनने का शौक नहीं है। किसी को है, अब मुझे था तो मैं सुनता था, हाँ, लेकिन जिसको वो सुनाना चाह रहे थे उसको नहीं था शौक सुनने का। बिल्कुल। मान लो पॉडकास्ट भी आप किसी को जबरदस्ती सुनाओगे अपनी गाड़ी में लगा के, वो कहेगा हटा यार, क्यों बकवास सुना रहा, गाने लगा दे। तो मान लो उसकी भी ऐसी ही नेचर थी। अब वो जिसको सुना रहे थे उसने कहा यार ये तू अपनी कहानियां मुझे मत बता, है ना, तो और वरना तो लगाऊंगा एक तेरे, है ना। तो वो चले गए, तो मुझे 2-3 दिन तक दिखे नहीं। तो मैंने, जो हमारे साथ में थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो नहीं दिख रहे। तो वो कहने लगे कि अपने सेल में ही है, फला बंदे ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उनको। तो मैंने जाके कहा उनको, मैंने कहा क्या हो गया? वो कह रहे ऐसे बोला उसने मुझे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो और आ जाओ। तो वो उनके आंख से आंसू निकल गया। तो वो जो अपनी बात बताते हैं, देखो मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ, ईश्वर ने मुझे जितना भी दिमाग दिया है, उनकी हर बात को आप 10 से डिवाइड कर देना, कोई भी बात। उनकी बात जब सुनेंगे आप पॉडकास्ट पे, तो वो जो भी बात बताते हैं, देखो उनकी बात से भी ऐसा सुनने में साफ लगता है कि जैसे कि पूरे देश की एजेंसी को वही चला रहे हैं। अजीत डोभाल जी भी उनसे ही पूछ के काम करते हैं, जबकि आपको अच्छे से मालूम है कि वो एक देखो क्या होता है, जब आप देश चलाओगे तो फिर उस कुर्सी पे भी बैठाया जाएगा आपको, बिल्कुल। है ना। अगर आप में वो टैलेंट है तो फिर आप, हो सकता है आपके साथ कुछ वो हो जाए, उस पे नहीं बैठोगे, उससे नीचे वाली में बैठ जाओगे, लेकिन आप बैठे हो सबसे नीचे वाली कुर्सी पे, आप हो सिपाही, बात कर रहे हो आप जनरल वाली, ठीक है ना। तो बातें आप कर सकते हो क्योंकि आपने जनरल को काम करते हुए देखा है, लेकिन वो आपका दिमाग नहीं है, वो सिर्फ आपने देखा है, वो आप बता रहे हो। जनरल बनने के लिए नई डिस्कवरी करनी पड़ती है, नया चीज डेवलप करनी पड़ती है ना। बिल्कुल। तो वो अपने भाई हैं। दूसरी बात, कई लोग कमेंट्स उसमें कर देते थे कि भाई वो तो 4 सेकंड में मार देते हैं, 5 सेकंड में। हाँ, अब जेल ऐसी जगह नहीं है, आप कितने भी बहादुर हो, आंसू भी इसलिए आए होंगे शायद, भाई आप को किसी ने कुछ कह दिया, अब आपको ऐसा लगता है कि भाई आप तो 5 सेकंड में इसको मार सकते हो, हाँ, लेकिन मार नहीं सकते ना। और जब मार सकते हो लेकिन चाह कर भी वो काम नहीं कर सकते हो, तो ही इसको बेबसी बोलते हैं। और जब बेबसी होती है तो आंख में आंसू होते हैं, बिल्कुल। ये बेबसी है ना। भाई मान लो कि आप रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, हे भगवान इस जेल से छुटकारा दिला मुझे, अब आप उसको मार दोगे तो 10 साल के लिए और जेल काटोगे, 10 साल के लिए और जेल। क्योंकि आप जेल में ये नहीं बोल सकते कि जी कल आप इसको फांसी देने वाले थे, इसको तो मैंने आज ही मार दिया। अगर मारा है तो चाहे वो आतंकवादी ही क्यों नहीं है, आपको कानून का सामना करना पड़ेगा ना। आप पे मर्डर का केस लगेगा, आपको जो भी ट्रायल चलेगा 5 साल 10 साल जेल में रहना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो होता नहीं कि जी ये तो क्रिमिनल था, पुलिस तो इसको मारना ही चाह रही थी इसलिए मैंने इसको मार दिया, ऐसे तो नहीं चलता ना।
तो आप जेल में बेबस होते हो, आप कुछ भी हो। दूसरी बात यह है कि जो जेल अधिकारी हैं और जो जेल में प्रिजनर भी हैं, मैं आपको उनकी मेंटालिटी बता दूं। देखो वो जेल में है, जब आप जेल में हो इट मीन्स कि आप बेक कंडम हो। जेल अधिकारी क्यों नहीं डरते किसी से? हाँ, उनको पता है कि मान लो आज आप मान लीजिए रॉ के बड़े अधिकारी हो, हाँ, आप आर्मी के जनरल हो, अब आप जेल में आ गए। अगर आप जेल में आ गए तो जेल के अधिकारी को पता है कि जो भी इसकी पीछे की ताकत थी वो सब फेल हो गई। सब फेल हो गए। फेल होने के बाद ही तो जेल में आता है आदमी। बिल्कुल। अब लक्की बिष्ट जी को जब पुलिस ने पकड़ा होगा तो लक्की बिष्ट जी ने अपने पूरे हाथ पैर फैलाए होंगे ना। राइट, सिंपल। पुलिस वालों ने ऐसे आमने सामने बैठा के बात करी होगी, हाँ भाई क्या काम करते हो? उन्होंने कहा होगा जी मैं तो रॉ का एजेंट हूँ, फला अफसर है मेरा, जरा उसको कॉल कर लो। तो उधर से अफसर ने क्या कहा होगा? दो बात कही होंगी, भाई इसने जो गलत किया है या तो इसको अंदर करो। और अगर उसने ये कहा होगा, भाई देखो लक्की भाई ने अगर देश के लिए 100 से ज़्यादा काम किए हैं, जब वो ये बात बोलते हैं तो वो हमारे देश की बहुत बड़ी इंसल्ट भी करते हैं। कैसे? 100 से ज़्यादा काम किए हैं, उनके ऑफिसर्स को पता चल गया, तो इसका तो ये एक सीधा सीधा वो गया मैसेज कि भाई क्या हमारी एजेंसी अपने इतने होनहार ऑफिसर को भी बचाने के लायक नहीं है पुलिस से? अब वो कहते हैं झूठे केस में फंसा दिया। क्या देश की एजेंसी इतनी निकम्मी है कि उसके एजेंट को कोई पुलिस जो है झूठे केस में फंसा के जेल में भेज दे? तो या तो उन्होंने सच में ही हत्या करी है कि भाई एजेंसी ने कहा कि भाई गलत काम किया है, अब आप इसको भुगतो, या फिर उस बंदे ने कुछ नहीं किया, एजेंसी ने कहा यार किसी काम का नहीं है, ठीक है भाई हम नहीं जानते, ठीक है। नहीं तो दो में से एक ही बात है, या तो सच में क्राइम किया है और एजेंसी ने सोचा भाई क्राइम करा है तो चलो अब आप भुगतान करो कानून के हिसाब से, या फिर एजेंसी ने ये सोचा कि भाई किसी काम का नहीं है तो फिर जाने दो। भाई दो में से एक ही चीज है ना, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी, रिमांड पर लेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को ये पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति कौन है। सही बात है, सिंपल। और जब आप चक्रव्यूह में फंस जाओगे तो अपने देश में एटलीस्ट, भाई चलो बाहर के लिए तो आप ट्रेंड हो, नहीं बताओगे कि आप क्यों कौन हो क्या हो, लेकिन जब आपकी अपनी पुलिस बैठी हो तो आप बताओगे ना कि बताना दोस्त, पड़ेगा भी। हाँ पड़ेगा भी, और बता भी दोगे, उनसे क्या छुपाओगे। मान लो एक आईपीएस ऑफिसर बैठा हुआ है, रॉ में भी तो ऑफिसर आईपीएस ही हैं, हाँ, तो आप बताओगे ना सर प्लीज़ आप मैं उनके नीचे काम करता हूँ, आप प्लीज़ उनसे बात कर लो। तो वो भी सोचेगा यार चलो ये इतना बता रहा है, ऑफिसर है रॉ का, तो बात कर लेते हैं। बात करेगा ना वो जाके, जब उधर से आ जाएगा कुछ नहीं है तभी तो अंदर भेजा जाएगा आपको, जेल में क्यों भेजेंगे वरना, है ना। तो ये है। तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबका अपना जीवन है, वो अपनी बातें बता रहे हैं, रख रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है। देखो लोगों को अगर आप काम की बात बताओगे तो लोग नहीं सुनते। सही बात है, आप लोग भाई मोबाइल पर लोग एंटरटेन करना चाहते हैं, सिंपल। कोई सीरियस डिस्कशन नहीं। अभी कोई डॉक्टर को बैठाओ, वो बताएगा कि भाई किडनी कैसे ठीक रहेगी, हार्ट कैसे ठीक रहेगा, तो छपरी टाइप के लोग तो सुनेंगे ही नहीं, बिल्कुल। वो कहेंगे जब खराब होएगा तब सुन लेंगे। वो तो एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल देख रहे हैं, तो आप एंटरटेन करो उनको। अगर हमारी बातें उनको एंटरटेनिंग लग रही होंगी तो सुनेंगे, बिल्कुल। है ना। अब हम उनको मान लो ज्ञान पेलने लगे यहाँ पे, तो कहेंगे यार इसको फॉरवर्ड करो आगे। तो उनकी बातें एंटरटेनिंग लग रही हैं, उसमें मान लीजिए उन्होंने कुछ प्लस माइनस करके वो बता रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है, तो अपना लेने दो मजा, हमें क्या दिक्कत है। उनकी ये बात मुझे थोड़ी सी वो लगी कि भाई शेर सिंह जी तो भाई क्रिमिनल थे या जेल में थे। अरे भाई आप भी जेल में ही थे, सिंपल। आप पहले क्या थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अंदर कर दिए गए जेल में। अब आप कहते हो झूठा केस लगा दिया, तो ये आप फिर ब्लेम करते हो अपने एजेंसी को कि एजेंसी इतनी कमज़ोर है देश की कि पुलिस से आपको नहीं बचा पाई। तो आप भी जेल में ही थे, जेल में जो चला गया। अब जेल जाने से पहले तो हम भी एक अच्छे परिवार में हमारा जन्म हुआ, हम भी बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे, है ना, सब चीज़ ठीक थी। लेकिन आप जेल में चले गए तो फिर लोग उसी निगाह से आपको देखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जेल में सब खराब ही लोग होते हैं। अब मेरे पे अगर मैं जेल वाला व्यक्ति होता, 2001 में मुझ पर फूलन का केस लगा और 2004 में मैं एस्केप हो गया,
तो उसके बाद तो मुझ पर कोई केस नहीं लगा। हाँ। तो क्योंकि मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूँ, जबकि मैं जब जेल से एस्केप हुआ तो तब मैं चाहता तो पूरे अंडरवर्ल्ड में अपना जलवा दिखा सकता था, काम कर सकता था, हजारों करोड़ रुपए कमा सकता था उल्टे सीधे काम करके। लेकिन मैं उसको अच्छा नहीं मानता, ना तब मानता था, ना आज मानता हूं, ना कभी भविष्य में मानूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप ईमानदारी से अपना काम अच्छा करो, जो भी ईश्वर ने आपके हाथ से लिखा है अच्छे से करो अपना काम। गलत काम करना ठीक नहीं है। तो आप अपना अच्छा काम करो और जो है आपकी तरक्की होगी लाइफ में। किसी से छीना झपटी या इस तरह से मैं इसको ठीक नहीं मानता, है ना। जेल में आप बहुत फेमस लोगों के साथ रहे हो और फेमस लोगों में बहुत सारे नाम हैं। पप्पू यादव जी भी हैं उसमें, धनंजय सिंह भी हैं और अफजल गुरु। जी। उनको तो उस पर भी आपका एक बड़ा फेमस बयान है कि सरकार अगर इनको फांसी नहीं देगी तो मुझे बता दे, मैं दे दूंगा। बयान नहीं है, मैंने ये रिटर्न में दिया था अच्छा। जेल अथॉरिटी को कि भाई अगर आपको जल्लाद नहीं मिल रहा है, एक्चुअली क्या है आपको बता दूं मैं, जो अफजल हैं उनको जो फांसी दी गई है हाँ। वो जल्लाद ने नहीं दी है अभी भी। अच्छा। कई कमेंट्स कर रहे थे कि जल्लाद की क्या कमी है, शेर सिंह राणा झूठ बोल रहा है कि भाई एप्लीकेशन दी या हाँ। क्यों वो करी। तो जल्लाद नहीं मिल रहा था। जो हाँ। पहले जल्लाद थे वो अपना नहीं होंगे, अब डेथ हो गई होगी उनकी, क्योंकि कई सालों से तो फांसी हुई नहीं है। हम्म। तो जल्लाद जो है मिल नहीं रहा था, न्यूज़पेपर्स में भी ऐसा बार बार आ रहा था। तो तब मैंने एक जेल अथॉरिटी को लेटर लिखा, एप्लीकेशन, कि भाई अगर नहीं मिल रहा है तो मैं तैयार हूँ। तो अच्छा। इस बात से जो आतंकवादी थे अपने वार्ड के अंदर वो थोड़ा नाराज भी हो गए, भाई राणा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो मैंने कहा देखो भाई वो अपने, उनकी एक आइडियोलॉजी है भाई कश्मीर जो है वो फ्री हो, हाँ। मतलब इंडिया से, या कश्मीर एक अलग देश बन जाए। हमारी आइडियोलॉजी वो नहीं है, हाँ। हम उसके खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि कश्मीर हमारे भारत का एक प्रमुख हिस्सा है। हम्म। हर कश्मीरी हमारा भाई है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो हम तो आपको भाई मानते हैं इस रूप में। अगर आप अलग होने की बात करते हो तो हम आपके उस आइडियोलॉजी पे नहीं मानेंगे। और अगर आप हमारे पार्लियामेंट पे अटैक करोगे इस बात को विरोध करने के लिए तो उसको लिए हम ठीक नहीं मानेंगे, है ना। तो इसीलिए भाई आपको सरकार ने या कोर्ट ने फांसी दे रही है तो नहीं मिल रहा तो हम दे देंगे। तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे हर समय अच्छे से बात करते हैं या वो करते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी मूवमेंट का जो साथ है वो जो हमारे भारत के जो अलग हिस्सों में जो भाई मुस्लिम भाई रहते हैं वो भी नहीं देते। ये बात मुझे खुद कश्मीरी जो टेररिस्ट के जो लीडर्स हैं उन्होंने खुद बताई कि वो कई बार जो है देवबंद गए हाँ। या दूसरे जगह गए उनकी हेल्प मांगने के लिए, हाँ। लेकिन उनको किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिली। इसलिए मैं बार बार ये भी बोलता हूँ कि देश के अंदर जबरदस्ती का हर चीज़ में हिंदू मुसलमान नहीं घुसाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं देखो वो भी अपने देश से प्यार करते हैं, यहाँ पे अच्छे से रहना चाहते हैं। तो जबरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कुछ लोग हैं जो पैसों के लालच में या फिर बहकावे में आके दूसरे देश की एजेंसी के, क्योंकि दूसरे देश की एजेंसी तो हर समय इस चीज़ में लगी रहती है कि कैसे आपके देश को बांटा जाए, तोड़ा जाए, उनका तो दंगे काम ही है। फसाद कराया जाए। उनका तो काम है। तो वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ये जो इस तरह की जो फिल्म बनाना होता है ना, बैंडिट क्वीन जैसी, हाँ। ये भी एक तरीका होता है कि आप देश के अंदर जातियों में प्यार होने ही ना दो। आप हर साल 2-4 ऐसी फिल्म बना दो जो उसको आप देखो तो दलित भाई तो ये सोचे कि बता कितना अत्याचार हो रहा हमारे साथ, दूसरा सोचे कि बताओ कैसे हैं ये। तो ये जो फिल्म के माध्यम से भी समाज के अंदर मतलब जो लोगों की मेंटालिटी है वो चेंज करी जाती है। और आपने देखा कि जब कश्मीर फाइल्स बनी या दूसरी फिल्म बनी तो वो भी एक इसकी ही स्ट्रेटेजी है ना। या अभी गुजरात फाइल बनी तो वो भी जो आज मौजूदा सरकार है वो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्रमोट करने का, क्योंकि फिल्म से बड़ा तो प्रमोशन किसी से मिलता नहीं है। नहीं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हमारे देश के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर मैं कहूँ कि जो काम एम्बेसी का है ना हमारे, बिल्कुल। वो काम हमारी फिल्म इंडस्ट्री करती है।
जो हमारी जो संस्कृति है उसका जितना प्रचार प्रसार भारतीय फिल्म करती है, बॉलीवुड या जितने भी जो हमारे टॉलीवुड हैं या साउथ की जो फिल्म मेकर्स हैं, तो उतना जो है कोई दूसरा डिपार्टमेंट सरकारी भी नहीं करता है। हाँ, जितना तो प्रचार वो कर देते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने बताया ना, अगर हिंदी को आप दुबई में जाएंगे या आसपास की कंट्रीज में या तो यूएस में भी जाएंगे आज के समय, तो क्योंकि कई अच्छे कंटेंट हैं जो वो भी देखते हैं, तो वो लोग भी जो है अगर हिंदी या कोई दूसरी भाषा हमारी समझते हैं तो उसके पीछे फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, या हमारे जैसे, भाई आप इसको ऐसे देखो, आप हॉलीवुड फिल्म देखोगे, अब उसने एक एक्टर ने जो है कोई ड्रेस पहनी हुई है, तो आपके माइंड में आएगा यार मैं भी ऐसी पहन लूँ। तो ऐसे ही कोई मान लो अंग्रेज देखेगा, अरे यार ये अच्छी लुक लग रही है ना, या ये स्टाइल ठीक है सलमान खान जी का या अक्षय कुमार जी का, तो वो उस लुक में आ जाएगा, है ना। तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्री का। सरकार से निवेदन है कि आप फिल्म इंडस्ट्री को जो है आप एक इंडस्ट्री का वो दो, और इसमें बाकायदा लोन का सिस्टम शुरू करो अच्छी फिल्म बनाने के लिए। मतलब हर एक को तो नहीं आप पैसा दे सकते, बट जिसने पहले कुछ फिल्में बनाई हुई हैं, मुझे लगता है कि उसको फिल्में बनाने के लिए लोन मिलना चाहिए, जैसे इंडस्ट्री लगाने के लिए होता है ना, जिससे कि वो फ्री होके फिल्म बना सके। अदरवाइज तो क्या होता है कभी कभी, जैसे दाऊद जैसे जो लोग हैं, अंडरवर्ल्ड। हाँ अंडरवर्ल्ड, तो वो अपने नंबर 2 के पैसे इसमें फिल्मों में लगा देते हैं। अच्छा, डायरेक्टर या जो फिल्म मेकर है वो थोड़ा महत्वाकांक्षी होता है, वो सोचता है भाई तुझे पैसे मिल रहे हैं तो बना दे। लेकिन जब सामने वाला पैसे लगाता है, कभी कभी आईएसआई भी पैसे लगा देती है, और फिर वो अपने हिसाब से कंटेंट तैयार कराते हैं। वो फिल्म में ऐसा कुछ दिखाएंगे कि मान लीजिए कोई उसमें मुस्लिम्स पे अत्याचार दिखा देंगे ज़बरदस्ती, जिससे कि देश में एक सद्भावना ना बने। तो ऐसी फिल्में ना बने, ऐसा वो ना हो। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसको इंडस्ट्री का वो दे दीजिए उपाधि, और फिर इनको लोन का सिस्टम कर दीजिए, तो अच्छी फिल्में फ्री होके बनने लगेंगी, अच्छे कंटेंट आएंगे। आपके लिए मेरे पास कुछ जेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ उनका शॉर्ट में आंसर करें क्योंकि जी काफ़ी सारे हैं, बट शॉर्ट में मैं चाहता हूँ जी आपके जी बारे जी में बताएं। जी। सबसे पहली चीज़ कि दैट जेल में जो अमीर घर से बच्चे आते हैं, जो उनसे क्राइम हो जाता है, उनको बहुत टॉर्चर करा जाता है, जो बहुत शरीफ टाइप के होते हैं। देखो, ये जेल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ जेल ऐसी होती हैं जहाँ पर क्रिमिनल्स हावी हैं और जेल एडमिनिस्ट्रेशन डाउन है, हाँ, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए जेल एडमिनिस्ट्रेशन हावी है, तो उससे अगर कुछ पैसे या कुछ भी उगाही होगी, हाँ, तो उसमें जेल के अधिकारियों की मिली भगत होगी, है ना। या तो वो खुद ही किसी को कहेंगे थोड़ा इसको परेशान कर, जिससे ये हमारे पास आए और हम पैसे इसके दो। फैमिली मेंबर से पैसे लें। और एक है कि भाई ऑफिसर डायरेक्ट ही बात कर लेगा, हाँ भाई बता क्या लेगा देगा, और फिर फैसिलिटी दे देगा। एक चीज़ सामने आती है, जैसे काफ़ी सारे गैंगस्टर्स का नाम सामने आता है कि जेल से ऑपरेट कर लेते हैं, तो जेल से गैंग्स चलती हैं। ये भी जेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जेल में हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है और अलग अलग ऑफिसर है। कहीं पर मोबाइल जो है चल जाते हैं, कहीं पर नहीं चल पाते हैं। तो ये जेल के ऊपर डिपेंड है ना। कई जो ये इसीलिए आप देखते होंगे कि कई जो बड़े नामी जो डॉन है, हाँ, आए दिन एप्लीकेशन लगा देते हैं, भाई हमारी जेल ट्रांसफ़र करी जाए, हमें बड़ा खतरा है यहाँ पे। हाँ, तो वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है, तो उनको तो गतिविधि नहीं कर पाते। चलान ही नहीं दे रहे हैं। और जहाँ पे मान लीजिए उनका चल रहा है, तो अपना पड़े रहेंगे 1-2 साल वहाँ पे वो। अच्छा, आप ऐसे किसी लोगों से मिले हो जिनसे कोई गलती हो गई, बट जेल में आने के बाद उनको बहुत पश्चाताप हुआ उस चीज़ का, बहुत गिल्ट महसूस हुआ? हाँ, ये हो जाता है। देखो क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जेल की रियलिटी मतलब ऐसी होती है कि अगर किसी को पनिशमेंट मिली है, तो उसको लगता है एक बार को तो कि मैंने गलत करा था, मुझे पनिशमेंट मिली है। हाँ, देखो मैंने आपसे बताया था कि 3-4 तरह के प्रिजनर्स हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब आप मान लीजिए चाहे आप मूवमेंट वाले पर्सन हैं, आप जेल में आए, तो आपको लगा कि यार मूवमेंट से ज़्यादा मुझे मेरा परिवार की तरफ ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए था। मैं अब 5 साल के लिए अपने बीवी से बच्चे से दूर हो गया, तो शायद कश्मीरी मूवमेंट से ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखता, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। तो जब वो ऐसा बंदा 10 साल बाद अपने घर जाएगा, तो वो
हो सकता है कि उसका मूवमेंट से, और फिर कोई हेल्प नहीं करते ये लोग, तो उसका उससे मतलब दिल भर जाता है कि मैं बहकावे में आ गया। बिल्कुल। या फिर आपसे मान लीजिए आपने किसी अपने को अपग्रेड करने के लिए क्राइम किया हम्म, कि अब मैं मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा, ये क्राइम से मुझे पैसे आएंगे। अब आप फंस गए। अब आपने जेल की लाइफ देखी, फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की प्रॉब्लम्स देखी, तो आपने कहा यार इससे अच्छा तो जो है मैं मेहनत करके ही जो भी मिलता कम से कम अपने परिवार के साथ तो रहता। अभी मैं आपको बता दूं कि जेल के अंदर अगर आपको घर का खाना खाना है हम्म, तो कम से कम भी लॉकअप के अंदर अगर आपको खाना मंगा के खाना है, जेल में तो खैर बड़ा मुश्किल है, आता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़े जो लोग हैं उनका आ भी जाता है, लेकिन कई हजार रुपए खर्च करेंगे तब आपकी माँ या वाइफ का बना हुआ, हाथ के बना हुआ खाना आपको वो मिल जाएगा, मिल एक जाएगा। पैकेट। हाँ, तो अब समझदार आदमी क्या है, जब अपने घर पे बैठ के अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खाएगा ना, तो समझो कि उसने 10,000 रुपये कमा लिए। वही खाना जब अगर वो जेल में मंगवाने का प्रोसेस करता तो उसके 10,000 रुपये खर्च 10,000 हो रुपये जाते। खर्च होते। तो अब मैं जैसे कभी कभी बैठ के अपने घर पे खा रहा हूँ, तो मेरी नज़र में मैंने 10,000 रुपये कमा लिए, मतलब मेरे 10,000 रुपये बच गए ना। तो इससे अच्छा फिर आदमी सोचता है शांति से बैठ के खा ले भाई, है ना। तो इसलिए चेंजेस आते हैं जेल के कारण भी, और कई लोग उसके कई लोगों के मतलब जो चेंजेस हैं वो कई प्रकार से हैं। जैसे कई लोग टूट के चेंज आएगा, है ना, मतलब आप टूट जाओगे तो आप सोचोगे यार ये तो सब बर्बाद हो गया, तो चेंज आ जाएगा। कई है कि आपको मेंटली अकल आ जाएगी। कई है कि जो सोचेंगे कि यार इसमें कुछ रखा नहीं है ना। तो अलग अलग है इसमें। और फिर कुछ तो मिशन वाले जो लोग होते हैं, मान लीजिए आपने कुछ सोचा और वो आपने कर दिया, अब आपका मिशन पूरा हो गया, तो आप क्रिमिनल नहीं हो, है ना। अब आप जेल गए, जो भी उसका टाइम है वो आपने स्पेंड करा, बाहर आ गए। अब आप क्योंकि मेंटली क्रिमिनल नहीं हो तो ऐसे जबरदस्ती तो कुछ करोगे नहीं, तो बस अपनी नॉर्मल लाइफ जियोगे, है ना। हैबिचुअल जो है वो प्रॉब्लम है, वो जाएगा अंदर, वो सोच रहा है अब यहाँ पे भी मैं जल्दी से छूटूं, फिर बाहर आएगा। अच्छा, हैबिचुअल को बनाने में इस जो सिस्टम है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो हमारे देश की सरकार है इस सिस्टम में थोड़ा सा सुधार करे। क्या सुधार करे? एक व्यक्ति जेल में गया, अब वो जेल से बाहर आ गया, अब सर्वाइवल के लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहता है, तो वो गया मान लीजिए सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए। तो अब फॉर्म भरा, आपने लिख दिया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे तो सजा हो गई, तो आप उसके लिए जो है एप्लीकेबल नहीं रहे। सरकारी नौकरी के लिए आप जो है एप्लीकेबल नहीं रहे क्योंकि आप जेल चले गए, सजा हो गई आपको, तो सरकारी नौकरियां सब चली गई हाथ से। अब आप दूसरे में गए कि मैं प्राइवेट नौकरी कर लेता हूँ। अब आप किसी शोरूम में नौकरी मांगने गए या किसी भी प्राइवेट कंपनी में गए, अब आपने उसको बताया कि जी मैं तो 4 साल जेल काट के आया हूँ, तो वो कहेगा यार तो मुसीबत है इसको नहीं रखते, तो वो लोग भी आपको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपको नौकरी तो किसी ना प्राइवेट ना सरकारी मिली नहीं। आपने सोचा चल मैं अपना ही काम कर लेता हूँ, तो आपने सोचा चलो मैं कोई ठेका वगैरह कर लेता हूँ या कोई बिजनेस कर लेता हूँ। अब आपने सोचा कि मैं PWD के ठेके लेता हूँ, एक रोड बनाने का या नाली बनाने का छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट में, इसके लिए आप एक काम करो, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट और NOC ले आओ। तो अब थाने वालों ने कहा भाई तेरा करेक्टर सर्टिफिकेट तो ये है 0, तू तो जेल काट चुका, सजा हो चुकी। तो वो उसके लायक भी नहीं रहा, सरकार ने मतलब उसको वो काम भी नहीं करने दिया लॉज के अकॉर्डिंगली। तो अब रोटी तो खानी है, खाना तो बीवी बच्चों को तो पालना है, बच्चों को तो स्कूल की फीस जमा करनी है। तो ये आदमी क्या करेगा? अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, सर्वाइवल आप फैमिली बैकग्राउंड से नहीं कर सकते, कोई परमानेंट इनकम आपकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? दोबारा उसको क्राइम में ही जाना पड़ेगा। दोबारा क्राइम करेगा।
तो आपने सिस्टम ही ऐसा क्रिएट कर रखा कि वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। भाई उसके बीवी बच्चों के लिए और अपने लिए फिर खर्चा चाहिए, उसके फिर पास जाके इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं बचती लोगों की तरफ। हाँ, तो फिर वो जाके चेन स्नैचिंग करेगा। तो ये जो मूर्खता वाले जो क्लॉज रखे हुए हैं ना, ये जो इनइक्वालिटी है, इसको मुझे लग रहा कि खत्म करना चाहिए, है ना। अगर कोई आदमी काम, भाई जब काम करना चाह रहा है, इट मीन्स उसकी मेंटेलिटी चेंज हो गई ना। बिल्कुल। जब वो नौकरी करना चाह रहा है या फिर वो बिजनेस करना चाह रहा है, इट मीन्स कि आप उसमें सुधार आ चुका है। तो जब आ चुका है तो उसको मौका दो आप। जब मौका नहीं दोगे तो वही फिर वाली दोबारा बात वही है कि करेगा। सुधरना भी चाह रहा है तो उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और वो सुधरना चाह रहा है तभी तो वो नौकरी मांगने जा रहा है, वरना तो क्यों जाएगा। जो नहीं सुधरा है वो तो जा ही नहीं रहा नौकरी मांगने। तो इसलिए ये क्लॉज रखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जो सुधरना चाह रहा है वही नौकरी मांगने जा रहा है, वही बिजनेस करना चाह रहा है। जो सुधरना नहीं चाह रहा है वो तो जा ही नहीं रहा नौकरी मांगने के लिए, वो तो जेल से छूटते फिर से क्राइम करने के लिए ही जा रहा है। जेल में सर वीआईपी कल्चर होता है, जैसे बताया जाता है कि एसी भी लगे होते हैं। देखो एसी वैसी तो किसी के लिए लगता नहीं है, लेकिन हाँ वीआईपी कल्चर तो थोड़ा होता ही है। भाई जिसके पास पैसा है या जिसके पास ताकत है, तो वो जेल में क्या है, वो तो हर जगह है वीआईपी कल्चर। सिंपल आप बताओ, मंदिर में जाओ, मंदिर में नहीं है। पुलिस थाने में जाओ, बताओ 5 स्टार होटल में जाओ, हर जगह वीआईपी कल्चर है। और पूरे वर्ल्ड में है ये, ऐसा नहीं है इंडिया। बेचारा जेल को या इंडिया को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। भाई आप मान लो अमेरिका जाओ, यूएस में जाओ, तो वहाँ पर नहीं है वीआईपी कल्चर। राष्ट्रपति जाएगा उसको अलग वो मिलेगी, जो साधारण व्यक्ति है उसको अलग मिलेगी। तो ये तो हर जगह पर है, और ये पहले भी था, आगे भी रहेगा, आज भी है। सर एक जेल के ऊपर एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि दैट सेक्सुअल हरासमेंट बहुत होता है बच्चों के साथ। देखो बच्चों को तो वैसे बच्चों के साथ ही रखा जाता है। जेल नंबर 5 जो है वो 18 साल से 21 साल तक के बच्चों के लिए ही है। लेकिन बच्चे आपस में भी मतलब हरेसमेंट करते हैं। जो थोड़े बदमाश टाइप के हैं, वो थोड़े जो नए आ जाते हैं उनके साथ करते हैं। तो ये चीज़ होती है, और जेल अथॉरिटी अपने मतलब अकॉर्डिंगली जो उसको रोकने का भी प्रयास करती है, बट होती है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होती है। जेल में मोबाइल फ़ोन ये सब कॉमन है? नहीं, कॉमन तो नहीं है, कॉमन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं है। या नहीं चलते, बट कॉमन नहीं है। इतना इजी नहीं है कि भाई ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे कभी कभार जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बदल गया और कोई एकदम सख्त सुपरिटेंडेंट आ गया, उसने सब कुछ बंद करवा दिया। हाँ, ये तो बड़ी कॉमन बात है। भाई जेल सुपरिटेंडेंट तो चेंज होते रहते हैं, है ना, टाइम टू टाइम। तो जैसा व्यक्ति आएगा वो अपने अकॉर्डिंगली चलेगा। जेल के खाने की बड़ी बदनामी करी जाती है, मतलब बोला जाता है कि जेल का खाना मतलब खाने लायक नहीं होता। कैसा? ये देखो, ये भी डिपेंड करता है जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर। मान लो ऑनेस्ट आदमी है, या मान लो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कह रहा हूँ सर एवरेज है। नहीं, देखो मैं आपको बता दूं, खाना तिहाड़ का मेरे को नॉलेज है, दूसरे जेलों का नहीं पता। बट तिहाड़ का जो खाना है वो एक ठीक ठाक खाना है। अच्छा। हाँ, मतलब ठीक ठाक खाना है, जैसा एक नॉर्मल घर में बनता है, तो वो उस तरह का खाना है। देखो आप खाने का जो एक मतलब स्टेटस है वो कैसे चेक करोगे? खाने का स्टेटस चेक होगा हमारे देश के जो जनता है उसके रहन सहन के ऊपर। हाँ। अब हमारे देश में लोग 50% से ज़्यादा पॉवर्टी लाइन पे रहते हैं। हाँ। ठीक है, जिनका मतलब 50% तो ऐसे लोग हैं जिनका 2 टाइम का खाने का भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तो अब जेल में भाई उसी तरह के लोग ज़्यादा आएंगे ना। तो अब आप उनको मान लीजिए उनके बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड से ऊपर का खाना दोगे, तो क्या वो फिर क्राइम से छुटकारा पाएंगे या जेल से छूटेंगे? है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जेल का खाना ऐसा हो कि इजीली इंसान खा भी ले, और ऐसा भी ना हो कि भाई जो है बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हो। फिर दूसरी बात है कि ज़्यादा मसाले या ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि जेल में कोई काम तो होता नहीं है, बस खाना है सोना है, खाना है सोना है। तो बीमारी ना हो, तो उसका भी मतलब ध्यान रखते हैं जेल अथॉरिटी
कि भाई इस तरह का खाना दिया जाए, क्योंकि सिंपल खाना खाकर ही आप स्वस्थ रह पाओगे, है ना। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और मुझे लगता है कि जेल का तिहाड़ का खाना एक अच्छा एवरेज खाना है। मतलब खाने लायक खाना है। ये बात गलत है कि लोग बोलते हैं मतलब देखा भी नहीं जा सकता। अरे नहीं नहीं, 13 साल तो खाया ही है मैंने ठीक है ना, तो अच्छा खाना है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बिल्कुल बेकार है। डेली रूटीन सर उधर क्या होता है जेल में? डेली रूटीन मतलब देखो, what is the डेली रूटीन ये है कि अगर आपकी कोर्ट डेट नहीं है हाँ जी। तो सुबह 6 बजे आपकी गिनती खुलेगी। हाँ मतलब जो बैरिक है या सेल है वो जेल अथॉरिटी खोलेगी, 6 बजे जेल खुलती है। हाँ हाँ हाँ। फिर आपको 6:30 के आसपास जो है चाय और 2 ब्रेड मिलेगी अच्छा, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में। फिर आप अपना फ्रेश हो लो, या उससे पहले भी हो सकते हो, ठीक है। तो आप फिर जो आपका वार्ड है उसमें आप घूम फिर सकते हो। अच्छा किसी किसी वार्ड में खेलने के लिए भी, जैसे बैडमिंटन कोर्ट अच्छा या वॉलीबॉल, इस तरह की फैसिलिटी भी है। अच्छा। हर वार्ड में नहीं है, बट किसी किसी वार्ड में है, तो किसी जिसमें है तो खेल लेते हैं वो। हम्म, उसके बाद जो है आप अपना कई लोग जिसमें ये वाली फैसिलिटी नहीं है उसमें आप जो है लूडो खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, अच्छा। सांप सीढ़ी खेल लो, है ना। जो इंडोर गेम्स होते हैं हाँ वो खेल वो आप खेल सकते हो। कैरम बोर्ड भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर खेलते नहीं हो तो बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। अच्छा। हाँ, है ना, लाइब्रेरी होती है हर जेल में, और आप अपनी बुक्स भी मंगा सकते हो। तो बुक्स वगैरह, और जिसको कुछ नहीं खेलना, कुछ नहीं बुक्स पढ़नी, वो अपना जो है बतौलेबाजी कर सकता है। अपना एक को पकड़ा, अपना इधर से घूमते घूमते 100 मीटर इधर से गया कि हमने इतने मर्डर कर दिए, कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि जेल में लोग जो है गप्पेबाजी सबसे पहली वो है। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, है ना। फिर आपको करीब 10:30 बजे के आसपास खाना मिलेगा, लंच मिलेगा, ठीक है, दिन का खाना। तो आप फिर खाना रख लो चाहे लेके, और या तो खा लो, जो भी आपका तरीका है। फिर आपको 12 बजे जो है दोबारा से बंद कर दिया जाएगा अच्छा आपकी 12 बैरिक के अंदर ठीक है। या सेल के अंदर। फिर 3 बजे तक बंद रहोगे, फिर 3 बजे दोबारा से खोला जाएगा। फिर जब 3 बजे खोला जाएगा तो आपको चाय मिलेगी, और बिस्किट भी देते हैं, चाय और बिस्किट मिलेगा। फिर जो है करीब 5 बजे के आसपास आपको शाम का, रात का खाना दिया जाएगा, डिनर। तो उसको रखना चाहो बंद होने के बाद खा लो सेल में या बैरिक में, या तो जैसे आपका आपने अपना रूटीन बनाया हुआ है ना। और फिर दोबारा से 6:30 और 7 के आसपास, गर्मियों में 7 बजे और सर्दियों में 6 बजे आपको दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। अच्छा और अगर आपकी कोर्ट डेट है तो आप सुबह जब उठोगे, चाय ब्रेड खाया, उसके बाद जो है आपको कोर्ट डेट पे भेजा जाएगा 7 बजे से। तो फिर आप कोर्ट की जो भी आपकी पेशी है वो करके वापस आ जाओगे, फिर इसी रूटीन में फिर से शामिल हो जाओगे। तो ये जेल का जो है चलता है पूरा। अच्छा। और और फेस्टिवल? अगर मुलाकात का है आपका, है ना, घर वाले मिलने के लिए आते हैं, तो जो आपका बैरिक में जो है अनाउंसमेंट होती रहेगी, आपका नाम बोला जाएगा, तो आप अपनी मुलाकात करने के लिए चले जाओगे। अच्छा। उसके दिन तय हैं हर व्यक्ति के, तो उस दिन आपके घर के लोग मिलने के लिए आ सकते हैं आपसे। और सर अगर जेल में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके साथ क्या होता है? हर जेल में एक हॉस्पिटल है, अच्छा और जो पूरी तिहाड़ जेल का, जैसे तिहाड़ जेल में 8 जेलें हैं, अच्छा। हाँ, तो 8 और 9 जेल एक ही जेल है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है, अच्छा क्योंकि आप अपने उसमें वो दिखाएंगे तो उसमें 8-9 लिखा रहता है। तो उसमें कई लोग सोचेंगे भाई शेर सिंह जी बोल रहे हैं 8 जेल हैं, लेकिन 9 भी लिखा हुआ है। हाँ। तो 8 और 9 एक ही जेल है अच्छा है ना। तो हर जेल में अपना अपना हॉस्पिटल है। लेकिन अगर हॉस्पिटल में आपको रिकवर नहीं हो पा रहे हो अपने जेल हॉस्पिटल में, तो जो जेल नंबर 3 है उसमें बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा तो वो रेफर कर देते हैं। जैसे आप जेल नंबर 1 में हो या 2 में हो या 4, 5, 6 है ना, किसी में हो, वहाँ के डॉक्टरों से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इधर थोड़े से ज़्यादा मतलब स्पेशलिस्ट हैं, और थोड़ा मशीन वगैरह भी ज़्यादा है, तो वो आपको जेल नंबर 3 में भेज देंगे। अगर 3 में भी आप रिकवर नहीं हो रहे हो, तो फिर उनका सबसे जो तिहाड़ जेल का जो फर्स्ट हॉस्पिटल है वो है DDU, अच्छा दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। अच्छा डीडी। तो वो आपको बाहर अगर भेजेंगे तो रेफर करेंगे DDU में।
ठीक है। अगर डीडीयू वालों से भी नहीं होगा तो फिर वो आपको एम्स या सफदरजंग या जहाँ पर भी उस बीमारी का इलाज संभव होगा वहाँ भेजेंगे। यह अच्छा। प्रोसेस है। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं जेल के अंदर। हाँ, वरना तो बंदे बेचारे टपक जाएंगे फिर तो। अच्छा, फेस्टिवल्स पे सर क्या माहौल रहता है? जैसे बीच बीच में फेस्टिवल्स आते हैं, हाँ, दिवाली, होली, ईद, ये सब जो फेस्टिवल्स आते हैं। देखो फेस्टिवल पे एक तो आपको उसको पक्का खाना बोलते हैं, हाँ। तो पक्का खाना बनेगा, छोले, पूरी, खीर। अच्छा। और देखो मना तो आप फेस्टिवल तो कुछ सकते नहीं हो, है ना भाई। जैसे दीपावली आप पटाखे वटाखे तो देंगे नहीं आपको, लेकिन दिए वगैरह दे देंगे। अच्छा। एक आध दिया जला लो आप अगर जलाना है। या फिर जैसे होली है, हम्म। अब होली में डिपेंड करता है ऑफिसर कैसा हम्म। है ना। मस्त मौला ऑफिसर है तो रंग लेके आ जाएगा, खुद भी लगाएगा और आपके भी लगा देगा, अपने भी लगवा देगा। और भाई ऑफिसर मान लो वैसा नहीं है तो नहीं खेलेगा, मतलब डिपेंड है ऑफिसर के ऊपर। और मान लीजिए जैसे ईद का होता है ना, जैसे रमज़ान का समय होता है तो पूरी तरीके से जेल वाले बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। जैसे रमज़ान में क्या है कि आपको सूर्य उदय से पहले ही खाना है। हाँ। जो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम भाई को सूर्य उदय से पहले खाना है, तो जेल वाले आप यकीन मानो 3 बजे खाना दे देते हैं, सुबह 3 बजे। अच्छा। हाँ, सुबह 3 बजे खाना दे देंगे। जो वो क्या है, सब अपना अपना नाम लिखवा देंगे जो लोग भी रोज़े से होंगे। फिर वो कभी कभी क्या करते हैं कि रमज़ान के समय जितने भी रोज़े वाले हैं उनको एक जगह पे भी रख देते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा बैरिक या ज़्यादा सेल जो है वो खोलने ना पड़े। खोलने ना पड़े। हाँ, तो वो अपना फिर उसमें खाना रख देंगे, सुबह 3 बजे 3:30 बजे आप लोग खा लो। ऐसे फिर शाम को जो है वो जब रोज़ा खुलेगा तो उसके बाद वो देंगे खाना। ये है। मतलब फेस्टिवल्स पे इस तरीके से माहौल चलता है। हाँ, अगर कोई मतलब किसी का कोई कल्चर है तो वो प्रयास करते हैं कि हम इसको फॉलो करवा दें। पुलिस, एक चीज बोली जाती है पुलिस अत्याचार करती है, मतलब पुलिस ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा अत्याचार करते हैं, कैदी को मारते पीटते हैं, ऐसा होता है? देखो पहली बात तो पुलिस डिपार्टमेंट अलग है और जेल डिपार्टमेंट अलग है हाँ, जेल है डिपार्टमेंट। ना। हाँ, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा कि जेल अधिकारी आपके पॉडकास्ट में बैठते हैं, लोग उनको सोचते हैं ये पुलिस ऑफिसर है। हाँ। तो पुलिस का काम है क्राइम को रोकना और क्रिमिनल्स को पकड़ना, और पकड़ने के बाद जो है जज साहब के सामने पेश करना, और जज साहब फिर उसको भेजेंगे जेल में। जेल वालों का काम है एज ए गार्जियन, जेल वाले ऑफिशियल गार्जियन होते हैं प्रिजनर के। तो उनका काम है, जो गार्जियन का काम होता है, क्या काम है गार्जियन का, आपके रोटी कपड़ा मकान का ध्यान रखना। तो वो आपका ध्यान रखते हैं। भाई आप बीमार हो तो हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, खाने का जो भी सिस्टम बनाया हुआ है ना। तो वो एज ए गार्जियन आपके लिए वहाँ पे हैं। इसीलिए उनको जो है, जैसे जो जेल होता है उनके आप देखे हुए वो जेल वार्डन होते हैं। हाँ, जेल वार्डन होते हैं वो, मतलब वो पुलिस नहीं होती, है ना। वो तो खाकी वर्दी इसलिए उनको दी कि जिस खाकी वर्दी का एक लोगों के माइंड में एक डर है, तो इसलिए जो है उनको खाकी वर्दी दी। अदरवाइज उनकी जो पोस्ट है वो जो है वो बेल्ट की नौकरी नहीं है, वो एक्चुअली वो वार्डन है। एक चीज थी, जैसे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं हाँ, जेल के अंदर जो बहुत ही टाइटली सिक्योर्ड रहते हैं, मतलब जैसे ब्लैक सेल होता है या अलग अलग सेल्स जो होते हैं। उसमें था ना, मैं उसी में ही था। हाँ, आप उसी में थे। हाँ, तो इनका नॉर्मल जेल से अलग सिस्टम होता है टोटली? हाँ, मतलब काफी ऐसा कुछ बोला जाता है इनको कम निकलने देते हैं, निकलने ही नहीं देते। निकलने ही एक्चुअली क्या है कि वहां पर एक, यहाँ पे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की सिक्योरिटी है, नहीं। तो जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है उसका जो देखरेख है वो टीएसपी के अंडर में है। अच्छा। तो जनरल वार्ड जो है, नॉर्मल वार्ड, वहां पर तो क्या आपको किसी से पूछना नहीं है, आप इधर उधर जा सकते हो। लेकिन हाई सिक्योरिटी में सिस्टम ये है कि अगर आपको उस वार्ड से बाहर जाना है, सपोज आपकी मुलाकात आई, आपकी लीगल मुलाकात आई, आपका वकील आया, या आपको कोर्ट डेट पे भी जाना है, तो क्या होगा, सुप्रिटेंडेंट से साइन हुआ हुआ लेटर जो है, मतलब ऑर्डर जो है, वो वहां पे जाएगा, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का या सुप्रिटेंडेंट का। तो जब वो ऑर्डर आएगा कि भाई फला व्यक्ति की लीगल मुलाकात आई है, इसको भेजो, तो वो आएगा वहां पे। तो आपके साथ एक टीएसपी वाला और एक जेल का सिपाही, वो दोनों आपको साथ में लेकर जाएंगे, जिस काम के लिए ले जा रहे हैं वो काम कराएंगे।
वापस लाके आपको दोबारा से वार्ड के अंदर छोड़ देंगे। तो आप एक बार भी फ्री नहीं आप घूम सकते। फ्रीली नहीं घूम सकते। हाँ, फ्रीली नहीं घूम सकते। वो 2 लोग आपके साथ जाएंगे, साथ वापस आएंगे। चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो उस वार्ड से बाहर, वार्ड के अंदर आ गए तो उसमें 15-20 लोग जो भी हैं, फिर आपको अंदर छोड़ दिया, फिर आप उस वार्ड के अंदर कहीं भी घूमो। सर कहते हैं कि जब किसी ने कोई गुनाह कर दिया तो उसको सजा देके जस्टिस मिल जाता है, बट अगर जेल के अंदर आपके साथ कोई गुनाह हो रहा हो, आप जेल में आपके साथ अत्याचार हो रहा हो, तो आपको जस्टिस मिलता है अगर आप बोलते हो, प्रशासन से मदद मांगते हो, सरकार को बताते हो कि भाई मेरे साथ ये गलत हो रहा है जेल के अंदर? देखो, जेल जो है एक अलग दुनिया है, इसको आप समझ लो। अलग दुनिया क्यों बोल रहा हूँ? हाँ जी। क्योंकि वहाँ की करेंसी भी अलग है। जेल की जो करेंसी है वो भी अलग है। अच्छा। जेल का कानून भी अलग है। हाँ। जेल का जैसे यहाँ पर तो चलता है संविधान, हाँ। जेल में चलता है जेल मैनुअल, जेल मैनुअल। है ना? तो जेल मैनुअल के हिसाब से समझ लो वो एक अलग देश है, और उसका जो संविधान है वो है जेल मैनुअल। जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली आपको रहना, खाना, पीना, सोना, सब चीज़ आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो अब क्या है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है उसमें, सिस्टम में तो उसको दूर करने के लिए बनाया हुआ है। जैसे कि जेल जज भी होते हैं, तो वो सिस्टम में है। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स है, उनके भी ऑफिसर्स समय समय पे आते रहते हैं। बट प्रैक्टिकली क्या है कि जेल सुपरिटेंडेंट ही माई बाप है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप कुछ भी बताएंगे, जो दूसरे उसका वो है, मान लीजिए ह्यूमन राइट्स वाले हैं या जेल जज हैं, तो वो जेल वालों को बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, है ना? पहली बात तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप चाहे जो मर्जी हो, अगर मोदी जी को ये पता चले कि भाई आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, हाँ। अब आपको पकड़ना है, और मैं दूसरों की बात ही नहीं कर रहा, और मोदी जी सोचे कि मैं ही पकड़ता हूँ, तो भी मोदी जी पकड़ भी नहीं पाएंगे और जेल वालों का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। कैसे? क्योंकि जेल में क्या होता है कि जब मान लीजिए मोदी जी दरवाजे पर गए, हाँ। कहा दरवाजा खोलो, ठीक है? तो अब ये जो दरवाजा खोलने वाला बंदा है, इसके पास इतना समय मिलेगा इसको कि मोबाइल फ़ोन अगर ये चाहेंगी जेल अथॉरिटी के गायब कर देना है, या जो भी ये कुछ मिटाना चाहेंगे वो मिटा सकते हैं। क्योंकि जितनी देर में दरवाज़ा खोलेगा, फिर वो दूसरा दरवाज़ा खोलेगा, ठीक है नहीं? पहली बात तो वो हवलदार खड़ा है, आप डीजी हो, सीबीआई डायरेक्टर हो, जो मर्जी हो, तो वो क्या कहेगा? आपने कहा जी मैं वो हूँ, 1000 लोग पुलिस ले आए आप बाहर, अब चाबी तो उसके पास ही है ना, तो ड्यूटी की चाबी उसके पास है, उसको बताया कि भाई अंदर तो सब गड़बड़ हो रहा है। अब जब वो लॉक खोलेगा तो वो पहले लॉक खोलेगा नहीं, उसमें छोटे से सुराग होता है ना, उसमें से देखेगा, पूछेगा हाँ कौन हो, वो कहेगा भाई दरवाज़ा खोलो फटाफट, हम जेल पे छापा मारने आए हैं, हम सीबीआई के लोग हैं, हम ईडी के लोग हैं, हम दिल्ली पुलिस हैं, हम कोई सी पुलिस हैं। तो वो कहेगा एक मिनट रुको, मैं अपने साहब से पूछता हूँ, है ना? अब वो ईमानदार है, मान लो, फटाफट भागा भागा गया जेल सुपरिटेंडेंट के पास, साहब बाहर सीबीआई के डायरेक्टर साहब आए हैं, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, डीजी साहब आए हैं, ताला खोलने के लिए बोल रहे हैं, कुछ इनको जांच करनी है। तो वो कहेगा कि चलो मैं भी चलता हूँ और खोलो, है ना? और इशारा कर गया, उसने एक वो इंटरकॉम उठाया, कहा भाई फला वार्ड में फला बंदा है ना, एक काम करो, उसको हमने लैपटॉप दिया हुआ है, उससे जाके फटाफट ले आओ। अब वो जाके उसने तुरंत ताला खोला, ठीक है? उसके बाद मान लो उसने उसको रोकने का प्रयास भी करा, सर चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, उसने कहा कुछ नहीं पीऊँगा, फटाफट चलो। अब वार्ड कहाँ है वो तो उसको ही पता है ना, अब हेलीकॉप्टर से तो उतरेगा नहीं, हवा से पैदल ही जाएगा ना, तो 10-15 मिनट लगेंगे वहाँ तक जाने में। इतने में उसका तो सिपाही वहीं बैठा हुआ है, बिल्कुल, है ना? वो कहेगा ला भाई दे दे, बाहर आ गए तुझे ढूंढने के लिए दे देगा उसको। एक बार क्या हुआ, ऑफिसर आए वार्ड में, उन्होंने आके सबसे पूछा भाई मोबाइल फ़ोन तो नहीं है? हाँ। मैं भी था, मेरे से भी पूछा भाई मोबाइल फ़ोन तो नहीं है वार्ड में? तो हमने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अगर है तो दे दो,
क्योंकि तुम्हारे किसी इस वार्ड के ही एक बंदे ने जज के सामने सिम रख दी है और कहा है कि जेल में मोबाइल चल रहा है और सिम ये रही है। तो जज ने जो है हाँ। वो स्पेशल ब्रांच के लोगों को बुला लिया कोर्ट में ही और उस प्रिजनर के साथ ही भेज रहे हैं अच्छा। जेल में कि ये आके जेल में मोबाइल पकड़वाएगा और बताएगा कि किसके पास है। तो भाई पकड़ा जाएगा तो हमारी नौकरी भी खराब होगी, इससे अच्छा है तो हमें दे दो, दे दो। ठीक है नहीं। तो बाहर की कोई एजेंसी आके जेल में कुछ पकड़ ले ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर जेल वाले नहीं चाह रहे हैं तो। हाँ, अगर जेल वालों का कोई वो नहीं है उसमें कि कोई मतलब रोल नहीं है कि अगर आप पे पकड़ा जा रहा है तो पकड़ा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो मान लीजिए ये जो लोकल जेल्स होती हैं इस पर तो एसएसपी जो हैं कई बार छापे मारते हैं, डीएमएसपी जो हैं, और चीज़ें पकड़ भी लेते हैं। तो वो इसीलिए पकड़ी जाती हैं क्योंकि जेल अथॉरिटी मतलब हस्तक्षेप नहीं करता कोई। आपने जैसे भी बताया कि जेल एक अलग दुनिया है और उधर के रूल्स भी अलग हैं। हाँ बिल्कुल, और ये तो डिफाइन है, मतलब ये कोई ऐसे मुंह जबानी बात नहीं है। जेल चलती है जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली, आपके बाहर का कोई कानून वहाँ पे नहीं चलेगा। वहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ वहाँ के रूल्स वहाँ पे चलेगा। हाँ कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको याद है, आप किसी से मिले हो तो आपको लगा हो कि भाई ये मुलाकात मैं तो नहीं भूलूंगा, कि भाई ये कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा है? देखो वैसे तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग जो लोग हैं वो जेल में मुझे बहुत सारे टकराए हैं। उनमें से एक के बारे में आपको मज़ेदार घटनाएं बताता हूँ। हाँ। हाँ, मेरे साथ एक थे बिट्टू लैडबाज, नाम वैसे उनका पूरा सुधीर गुप्ता था। तो वो मेरे साथ काफ़ी टाइम रहे हाई रिस्क वार्ड में। तो वो बंदा बड़ा ही मस्त टाइप का व्यक्ति था। अच्छा। तो लैडबाज की उपाधि मिली हुई थी उस बंदे को, अच्छा। बिट्टू लैडबाज। लैडबाज मतलब बहुत खर्चीला बंदा था वो। अच्छा। हाँ, और उसकी खास बात ये थी उनकी कि मेरे सामने की बात है, एक दिन मुलाकात आई हुई थी तो उसने एक बंदे को इम्प्रेस करने के लिए, एक डॉन को इम्प्रेस करने के लिए 5 स्टार होटल से मुलाकात पर खाना मंगाया। अच्छा। तो जो खाना लाने वाला उनका लड़का था तो वो कहने लगा कि ऐसा है कि जो पैसे मतलब जैसे उसने पहले उसके बाद 10-20 लाख रुपए रखवाए थे, तो खर्च होते 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 जो है उसके पास वो 5,000 रुपये 10,000 रुपये बचे थे। तो वो 5-1 हज़ार रुपये का खाना ले आया। तो उसने हिसाब बताया तो उसने कहा कि भाई अब मेरे पास ये 4-5 हज़ार रुपये बचे हैं। हाँ। तो वो कहने लगा इतने इतने पैसे दिए थे अब इतने ही बचे? वो कह रहा हाँ इतने ही बचे। तो वो ऐसा बंदा था कि उसकी जेब में अगर 10 रुपये होते थे हाँ। तो वो 100 रुपये खर्च करवा देता था। उधार मतलब कि जैसे 100 रुपये उधार लेके खर्च कर देता था कि जब आएंगे तो दे दूंगा, दे दूंगा। है ना। तो एक बार क्या हुआ कि अच्छा वो चरस पीते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो चरस दम होता है जिसको दम बोलते हैं देसी भाषा में, तो वो काले रंग का होता है। तो उस बंदे ने क्या किया, उसके तो बहुत किस्से हैं मतलब तो उन्होंने क्या किया कि चरस का जो है शिवलिंग बना लिया। अच्छा। हाँ, शिवलिंग बना के, क्योंकि तलाशी होती थी हाँ। तो वो थोड़ा सा भी पकड़ा जाए तो झंझट है। झंझट। तो उसने एक खूब सारा मंगाया और उसका खूब एक अच्छा खासा शिवलिंग बना के और रख दिया। हाँ। तो वो आए और तलाशी के लिए, तो वो देखे शिवलिंग हैगा तो वो छेड़े ना उसको, है ना। और बाहर पीपल का पेड़ था वहां पे रख देता था, जैसी तलाशी आती थी तो पीपल के पेड़ पे रख देता था, फिर बाद में अपने सेल में रख लेता था। तो अब मतलब जैसे 10-15-20 दिन हो गए, है ना, हर दूसरे दिन तलाशी आए। तो एक ऑफिसर ने देखा यार ये, मैं जब मतलब जैसे थोड़े दिन पहले आया था तो शिवलिंग बड़ा था फिर थोड़ा छोटा हो गया, मतलब उसको लगा कि यार जब पहले आया था तो खूब बड़ा शिवलिंग था, ये छोटा कैसे हो गया। छोटा कैसे? हाँ, तो वो गया, उसने कहा भाई ये क्या है ये, वो कहने लगे शिवलिंग है। तो उसने जैसे ऐसे ही बिना हाथ लगाए, क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ों पे हाथ लगाने में थोड़ा आदमी अफसर हिचकिचाता थोड़ा डरता है। हाँ, हिचकिचाता है। उसने लेकिन बोला, उसने कहा भाई जब थोड़े दिन पहले आया था तो यार ये बहुत बड़ा था शिवलिंग, हाँ। और ये आज मुझे बहुत छोटा लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो उसने अपने सिपाही से कहा जरा यार देखना क्या शिवलिंग किस चीज़ का है ये। तो देखा कि चरस का था। तो उसने कहा जी ये तो चरस है।
तो उसने कहा भाई किसकी है, ये तो उसी की हो सकती है इतनी सारी। तो वो आया, उसने कहा जी मेरी है। तो उसने कहा हाँ भाई ये तो तेरे अलावा तो इतनी कोई रख नहीं सकता। तो एक बार क्या हुआ कि वो मेरे सामने ही मेरे बगल के सेल में थे। वो जेल जज से जो है लिखवा के ले आए कि मुझे ये बीमारियां हैं, इसलिए मेरे को कैंटीन से ऐसे ऐसे खाना दिया जाए। तो क्योंकि वो क्या है, वो हर चीज़ में अपने आप को स्पेशल दिखाने का प्रयास करते थे। तो वो कैंटीन पे लाके उन्होंने वो दे दी। अब मैंने बताया भाई जेल में हर चीज़ चलती है महात्मा गांधी जी से। तो जो एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा महात्मा गांधी जी से खुश कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये जो कहे कैंटीन पर वो बना देना। तो उसने कहा, आया अंदर, उसने कहा भाई राणा जी जो कहोगे अब कल से वही बनेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। सब लोगों को उसने ढिंडोरा पीट दिया। दिल खुला हुआ आदमी था मतलब। तो 1-2 दिन तो चला मामला, 1-2 दिन चला। तो दूसरे तीसरे दिन अचानक ही सुपरिटेंडेंट आ गया, जिस समय उनका खाना आया, स्पेशल खाना आया। तो सुपरिटेंडेंट ने कहा किसका है ये खाना? तो वो कहने, अच्छा वो सुपरिटेंडेंट बड़ा ऑनेस्ट था, उनका नाम था AK खन्ना। ये रोहिणी जेल की बात है, रोहिणी जेल की हाई रिस्क वार्ड की। वो सुपरिटेंडेंट भी बड़ा ऑनेस्ट था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये किसका है? तो वो बोलने लगे कि भाई ये तो जो है बिट्टू लैडवाज का है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे बनाया? कैंटीन वाले को बुला लिया। तो उसने कहा जी इनके जज के ऑर्डर है। तो उसने कहा ले आओ ऑर्डर कॉपी। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा भाई ऑर्डर में ये लिखा है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसलिए इसको बिना नमक का खाना देना है। और ऐसे ऐसे उसने कहा ये एप्लीकेशन परमिशन लेके डॉक्टर के पास लेके जाओ और डॉक्टर से लिखवा के लाओ कि इस बीमारी में क्या क्या देते हैं। और कैंटीन से कल से इसको वो मिलेगा। तो डॉक्टर ने लिख दिया भाई इसको बिना नमक का, बिना मिर्च का, मतलब बिल्कुल सादा खाना। हाँ। अब अगले दिन से उसका एक पैकेट में अलग से बिल्कुल सादा खाना उबला आया। उसने कहा मैं तो खाऊंगा नहीं, वो तो बिल्कुल चटोरा था। तो और कैंटीन वाले को बोल दिया कि इसको जो सेल होता था ना, जैसे पूड़ी सब्जी है ना और छोले भटूरे इस तरह का, उसने कहा कि इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब उसको वो डायरेक्ट सेल नहीं होता था। तो मैं उसके बगल के सेल में ही था। तो वो मुझसे बोलता था राणा जी जब आए ना तो आप 2 प्लेट ले लेना, एक मेरे लिए दे देना, मेरे जब ये चला जाएगा बाद में मुझे दे देना। तो एक दिन जो है कोर्ट डेट थी, तो मैं सुबह सुबह जा रहा था। तो उसने कहा जब नाश्ता वाला आ जाएगा ना, कैंटीन वाला, तो आप क्या करना कि मेरे लिए भी परचेस करके रख देना यहीं पर मेरे सेल के बाहर ही, और आप फिर चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो क्या है उस समय पूजा कर रहा था। वो पूजा बताऊं कैसे करते थे? तो वो पूजा कर रहे थे उस समय। तो इतने में ही कैंटीन वाला आ गया। अब उसने सोचा भाई राणा जी पता नहीं भूल ना गए हों, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए नाश्ता ना लें और चले जाएं कोर्ट की डेट पर। तो वो पूजा करते करते ही जो है ऐसे घंटी मतलब यूं आया ऐसे। तो राणा जी 2 प्लेट भोले शंकर की जय हो, भोले शंकर की जय हो, भोले शंकर की जय, 2 प्लेट भोले शंकर की जय हो। मैंने कहा यार ये पूजा ही कर लो भाई, मैं समझ गया। वो पूजा बताऊं कैसे करते थे? जैसे कि पैसे खत्म हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, भोले बाबा पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, भोले बाबा पैसे दे दे, पैसे दे दे। मतलब और कुछ नहीं। तो मैं अपने मन में, लेकिन उस समय तो मुझे ये बड़ी कॉमेडी लगती थी, मजाक लगती थी। लेकिन बाद में अच्छा फिर वो जब जेल से छूट गया, तो आपने कभी सुना होगा गोल्डन बाबा? हाँ गोल्डन बाबा है, वो गोल्डन बाबा वही था। अच्छा वही है वो गोल्डन बाबा? हाँ अच्छा वही था गोल्डन बाबा, उनका नाम। जो बहुत सोना पहनते हैं, बहुत ज्यादा गोल्ड पहनते थे। अब तो उनकी मृत्यु हो गई। जब हरिद्वार से मुझे याद है, मैंने जेल से छूटने के बाद उनको कब देखा, एक दिन मैं न्यूज देख रहा था, तो न्यूज में जो है रथ के ऊपर बैठ के और बहुत सारे सोने से लदा हुआ, और जो है उसने पुलिस प्रोटेक्शन ली हुई इस बारे में, इसलिए कि भाई सोना बहुत है मेरे पास। तो पूरा सोने से लदा हुआ टीवी में दिखा रहे भाई। कावड़िया जा रहे थे ना, कावड़िया जा रहे थे तो जल लेके जा रहे थे। तो वो जो है जल लेके चल रहा था, तो वो कह रहे थे भाई गोल्डन बाबा है ये। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे को बिट्टू लैडवाज दिख रहा। तो पहले तो मेरे को हंसी आई, मैंने कहा ये गोल्डन बाबा बन गया। लेकिन फिर बाद में जो है मेरे मन में ये आया कि भाई जेल में आप कैसे भी हो, पहली बात तो, लेकिन आपका किसी भी समय
मन परिवर्तित हो सकता है। आप कभी भी, आप भले ही डाकू हो, लेकिन हो सकता है कि आप एकदम से उससे क्लिक हो जाए माइंड में और आप एकदम से संत बन जाओ। आप संत हो सकता है माइंड में क्लिक हो जाए और आप किसी बच्ची के साथ गलत कर दो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पहले उसने कुछ गलत किया है तो वो अच्छा नहीं बन सकता, और ये भी कोई मतलब पक्का नहीं है कि आप अगर अच्छे हो तो आप गलत नहीं बन सकते। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी टाइम निकाला एंड आप हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ देके जा रहे हो, बहुत सारी कहानियाँ उनको पता लगेंगी आपके सफ़र के बारे में। एंड आई होप सो जिसलिए आपने पार्टी बनाई है, जो भी आपका सपना है वो आप सब्र के साथ सपने को पूरा भी करोगे डेफिनेटली। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर अपीयरेंस ऑन द पॉडकास्ट एंड आई विश यू ग्रेट सक्सेस सर। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच बहुत बहुत फॉर। बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, और बात को सुनिएगा, समझिएगा, और रिक्वेस्ट है कि पूरा पॉडकास्ट देखकर ही कमेंट कीजिएगा। थंबनेल देखकर कमेंट मत करना। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोगों ने अभी सुना शेर सिंह राणा जी को। अगर आप अंत तक आ गए हो तो आपको बहुत कुछ पता चला होगा, बहुत सारे इंसाइट्स मिल गए होंगे। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, आपको जो चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो पार्ट के बारे में। एंड इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जो उसको देख के खुश हो सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ लाइफ लेसन्स ले सकते हैं। और मैं मिलता हूँ अगली बार एक नए पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट लेकर आता रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।